आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और ये रहा ये चैप्टर का अपना नेक्स्ट फेज अपन शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फेज है सेकंड पार्ट। अब अपन सेकंड पार्ट में चैप्टर के पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहाँ से अपन चैप्टर का सेकंड पार्ट बना रहे हैं कि जो लॉ है ना, ये लॉ से अब थोड़ी नई कहानी शुरू होगी। ये लॉ पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड डेरिवेशंस करेंगे, तो अब काफी ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। ये लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लॉ ना थोड़ा थोड़ा आपका गॉस लॉ जैसा लगता है, ठीक है। जैसे वहां हम लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वैसा वैसे लिखता था। तो वहां पे हम ई डॉट डीएस करते थे इंटीग्रेशन के अंदर, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डीएस यानी एरिया के रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल करते थे। यहाँ लाइन इंटीग्रल यानी लेंथ के रिस्पेक्ट में हमको मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस होती थी, वहां पे भी यहाँ पे ऐसा एम्पियर लूप होता है। हम इमेजिनरी एम्पियर लूप बनाते हैं और उस एम्पियर लूप के अंदर जो करंट इनक्लोज हो जाता है उसको कहते हैं इनक्लोज करंट। और उस इनक्लोज करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, दैट इज कॉल्ड एज बी वेक्टर हियर। और मैंने ये छोटा सा गोला क्यों लगाया, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए अपन लिखते हैं, क्योंकि बी को अगर मैं कभी बाहर ले लूं तो मैं क्लोज सरफेस का डीएल का इंटीग्रल करूंगा, या कुछ भी कह रहा हूं, क्लोज सरफेस के लिए लॉ होता है, इसलिए अपन ने लगाया। अब इसका मैं आपको एग्जांपल भी लेके बताऊंगा, लेकिन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द इनक्लोज्ड करंट। ठीक भाई, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन में। आपके इसके लिए कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है। अब वो की पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे की पॉइंट्स देखो लिखे हुए हैं। ये की पॉइंट्स मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये थोड़ी बात अपने को बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। तो मैंने सोचा मैं आपको ओरल पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है। हाँ, बट आपको पता होना चाहिए इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेडी कांस्टेंट करंट। अब देखो यार, सिंपल सा फंडा है। ये जो लॉ होता है ना, ये वेरिएबल करंट्स के लिए नहीं होता। वेरिएबल करंट्स क्या होते हैं, जो करंट किसी भी चीजों पे डिपेंड करे, यानी 60 एम्पियर यानी 6 टाइम्स टी, यानी वो टाइम पे डिपेंड करने वाला करंट है, समझ लो। लेकिन सिर्फ 6 एम्पियर कह रहे तो एक कांस्टेंट करंट। तो ये लॉ सिर्फ कांस्टेंट या स्टेडी या कांस्टेंट करंट, स्टेडी या कांस्टेंट एक ही होता है, कांस्टेंट करंट्स के लिए होता है। इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, बट एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट मतलब जैसे यहाँ पे तो हम जनरली डेरिवेशन करने वाले वायर वगैरह के लिए एकदम सीधा करंट जिसमें जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। और भी चीजों पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं आपको आगे अगर बताऊं ना, तो अपन किस किस चीजों के लिए निकालने वाले, हॉलो वायर के लिए निकालने वाले, सॉलिड वायर के लिए, मतलब ज्यादातर अपन वायर्स के लिए इससे डेरिवेशन करने वाले। अब उसमें वायर में करंट तो सीधा ऊपर जाएगा, सीधा मतलब स्ट्रेट करंट जाता है। तो और भी कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट पे, जिसमें करंट अलग अलग जगहों पे जा रहा हो, तो उनपे भी लगता है, वो हमको नहीं पढ़ना। बट वो एक बात बता रहे कि कॉम्प्लेक्स थोड़े और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी लगता है। अब बट यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, बट लगा सकते हैं। बट हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़े इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट पढ़ते हैं। सिमेट्रिक यानी मतलब समझ लो एकदम सिमेट्री से पढ़ते हैं, ज्यादा टफ वाले नहीं पढ़ते, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है कैलकुलेशन पर्पस को इजी करने के लिए, एनी शेप ऑफ लूप इज एक्सेप्टेबल। वही बात है, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस में एनी गॉसियन सरफेस ले सकते थे, बट हम सिमेट्री वाली लेते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, यहाँ पे सब कुछ हमको सिमेट्री से काम करना है। यहाँ पे हम क्या तो ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसमें जो और ये डीएल पता है क्या होता है, गॉसियन सरफेस का ही छोटा एलिमेंट होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस तरीके की हम उसमें एम्पियर लूप ले, इस तरीके का एम्पियर, यहाँ पे जो इमेजिनरी सरफेस होती है, इमेजिनरी लूप होता है, उसको एम्पियर्स लूप कहते हैं। तो हम चाहते हैं हम ऐसा लूप ले जिससे मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या डॉट प्रोडक्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड और या डीएल परपेंडिकुलर हो जाए या 0 डिग्री के एंगल, मतलब कुछ 90 और 0, क्योंकि उसमें सबसे कॉस्टली इजी वैल्यूज होती है 1 या 0। तो हम चाहते हैं ऐसा ही हो, तो हम सिमेट्रिक फिगर लेके चलते हैं ताकि ऐसे एंगल हमको मिले, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें आपकी हो गई, है ना। अब ठीक है, तो हम जैसे इनक्लोज करंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका कोई एम्पियर लूप है, ठीक है। अब इसके अंदर जो करंट आ रहे हैं, मतलब एक करंट मान लो आपका ऐसा है, जो एक करंट आपका ऐसे इनवर्ट्स जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, सॉरी, एक ऐसा इनवर्ट जा रहा है, एक इनवर्ट है, ऐसा एक आउटवर्ड है। तो ये जो सरफेस के अंदर भले डायरेक्शन कुछ भी हो उस करंट की, उससे मतलब नहीं, बट वो इस सरफेस के अंदर, अब आप यहाँ पे ये करंट को नहीं लोगे, यहाँ पे आप ये करंट को नहीं लोगे, जो अंदर है वही आपका इनक्लोज करंट कहलाएगा। और क्या बात मेरे को बतानी है, ठीक है। तो ये सारी बात मैं क्या थोड़ा लिख के नहीं लाया हूं, इसलिए मैं सारे टॉपिक देख रहा हूं ताकि कोई छूट नहीं जाए। मैंने सोचा यार मैं आपको एक साथ पढ़ के बताऊंगा और समझाता भी जाऊंगा, ठीक है। फिर वो एक साथ में लिखूं तो मैं अगर आपको बोल के बताऊं काफी सारी चीजें एक बार में हो पाएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, बट वो की पॉइंट्स आप थोड़ा थोड़ा भले लिख लीजिएगा अगर चाहो तो, ठीक है। कि भाई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम सॉल्व करते हैं, उससे लूप ऐसा लेते हैं जिससे एंगल सिंप्लीफाई हो जाए, फिर वो सारी बातें आगे चल के समझ जाएंगे, ठीक है जी। ओके, और क्या बचा, हाँ। अब ये तो बात हो गई आई इनक्लोज की, इसको I1 कह दो, I2, I3, I4, ठीक है। अब जनरल आप एक साइन कन्वेंशन भी कह सकते हो कि इनवर्ट वाले करंट को नेगेटिव लिख दिया, तो जैसे आप I नेट इनक्लोज लिखना चाहो, यहाँ पे कितना इनक्लोज है, मान लो इसको मैंने I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया, इसको I3 कह दिया, इसको I4 कह दिया, इसको I5 कह दिया, इसको I6 कह दिया,
तो जैसे मैंने मान लो मैंने आउटवर्ड वाले करंट को पॉजिटिव कह दिया और अंदर जाने वाले करंट को नेगेटिव कह दिया, तो आउटवर्ड वाला पॉजिटिव, आउट वाले पॉजिटिव, बाकी दो इनवर्ड वाले नेगेटिव। ऐसा कोई साइन कन्वेंशन अप्लाइड नहीं होता, पता है, इसका कोई यूज भी नहीं आएगा आपको सच, पर आपको बस ऐसा हल्का हल्का समझ सकते हो कि भाई इनवर्ड वाले को हम जनरली नेगेटिव कह सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इनवर्ड ही नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये बस बात हो गई भाई, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, इसका सच कोई यूज नहीं है। ठीक है, और क्या बचा? हाँ, अब अपन चलते हैं मेन डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, हाँ ये सारी चीजें हो गई। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, पता है काम की क्या है? ये तो मैंने आपको चलो वैसे बता दिया, मैं एक बार और बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैंने बोला आपको इनक्लोज करंट के लिए होती है। जो करंट सरफेस यहाँ पे अब जो आप लाइन इंटीग्रल बना रहे हो ना, पता है वो किसका होगा? डीएल को जैसी का ही पार्ट होगा इस क्लोज सरफेस का डीएल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना यहाँ पे बी वाली, वो इन्हीं वाले करंट के कारण बन रही होगी, समझ रहे हो? तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए किसकी है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है और आई एनक्लोज ये है, तो सारा पार्ट इस लूप के अंतर्गत ही आ रहा है इस फॉर्मूले में, समझ लो? तो ये बी भी उसके अंदर जो इनक्लोज है उसका ये, डीएल भी उसी लूप का ये, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई भी उसके अंदर का ये इनक्लोज वाला, तो सब लूप से रिलेटेड ही, इसलिए काफी यहाँ पे लूप फॉर्म को सिग्निफिकेंस रहती है। अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग हॉलो वायर। अब मैं पहले आपको एक चीज बताता हूँ, वायर ना दो तरह की भी होती है। पहले मैं आपको ना वायर्स का बेसिक बता देता हूँ, फिर अपन डेरिवेशन को कूदेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं हॉलो वायर कैसी होती है, जैसे मैंने मान लो एक हॉलो वायर बना दी, पता है मैं आपको पहले ही बताता हूँ, देखो ताकि आपको आगे इजी रहे। ये मान लो एक हॉलो वायर है, हॉलो वायर का मतलब समझते हो क्या होता है? ये अंदर से भरी हुई नहीं है, सबको पता है कि खाली होगी अंदर से। तो ऐसी तरह की वायर्स में ना अंदर तो एयर है, अब भाई अब एयर में से तो करंट पास है, सच हम कहते नहीं होता, हम बोलते हैं कि भाई करंट जो है मेजोरिटी जिस चीज, ये कंडक्टिंग मटेरियल है ना वायर, वायर क्या है? इट्स अ कंडक्टिंग मटेरियल, तो वायर की ना कवरिंग से ही करंट जाता है। ठीक है, अब आप कह लो अगर वायर के ऊपर कुछ इंसुलेटर कोटिंग होगी या कुछ भी होगा, उससे हमको मतलब नहीं, बट जाएगा। अगर अंदर से भी देखो, अंदर तो कुछ कोटिंग नहीं ना, अंदर तो करंट मतलब समझो अंदर की दीवार पे जो करंट है ना सिर्फ दीवार पे फ्लो करेगा, मतलब इनवर्ड तो समझ लो, इनवर्ड आउटसाइड से कोई मतलब नहीं, अंदर की दीवार या बाहर की दीवार, उससे भी मतलब नहीं। आपको बस इतना जानना है कि करंट आपका इस वाली एजेस पे फ्लो होगा, बस आप इतना समझो करंट आपकी ये एजेस पे ही फ्लो होने वाला है हॉलो वायर्स में, इन एजेस पे, क्योंकि अंदर कोई ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। वायर जो भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होगी, मतलब इन शॉर्ट इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई अंदर तो कुछ है नहीं, तो करंट कैसे फ्लो होगा? अंदर तो खाली है, तो वायर आपकी कंडक्टिंग मटेरियल से एजेस पे ही फ्लो होगी, क्योंकि भाई वायर इनकी बनी हुई, तो हो सकता है मतलब कंडक्टिंग मटेरियल ही होगा ना, ये कह सकते हो ना भाई, तो इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब करंट आपका ऐसे होगा आई। और अगर समझ रहे हो मेरी बात, मैं कह रहा हूं आई करंट आपको यहीं से फ्लो होगा, ठीक है, आई करंट से इधर से फ्लो होगा, ये बात आपको आगे काम आएगी, देखना। अब सॉलिड वायर समझ रहे हो, सॉलिड वायर में क्या होता है, मेजॉरिटी जो करंट होता है, ऐसा नहीं सॉलिड वायर में तो सबको पता है एजेस वाला तो कंडक्टिंग होगा ही, अब इसमें इनवर्ड वाला मटेरियल भी कंडक्टिंग होगा, कि भाई अगर मान लो पूरी कॉपर की वायर है तो अंदर भी कॉपर ही भरा हुआ है, तो मतलब मेजॉरिटी करंट इसका अंदर से ही पास होगा, ऐसे करंट पास होगा इसमें से, या आई करंट इसे अंदर से जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इन एजेस में से भी पास होगा, बट मेजॉरिटी करंट अंदर से ही पास होगा, अंदर से पूरा कंसंट्रेटेड अंदर से ही करंट पास होगा, क्योंकि अंदर मेजॉरिटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है, तो करंट वहीं से कंडक्ट होगा। यहाँ पे पूरा करंट एजेस से जाता है, अंदर कुछ है नहीं। ये दो बात आप याद रखना। अब इसका देखो मैं यूज बताता हूँ, आप सोचोगे कि हाँ ये काम की बात थी जो मैंने 5 मिनट लिए। अब देखना यार, मैं आपको समझाता हूँ कि हॉलो वायर, पहले हम डेरिवेशन से हॉलो वायर के लिए करेंगे, और मैंने पता है आपको जो एक वो केस बताया था जिसमें मैंने बोला था इसकी डेरिवेशन नहीं करनी अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले की, उससे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड वायर के लिए निकाली थी, वो भी हॉलो वायर के लिए थी, दैट इज जो हमने सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों पढ़ा था, पर उसी की डेरिवेशन एम्पियर सर्किटल लॉ से करने वाले हैं। ठीक है, और वो जो वायर थी वो हॉलो ही थी, जो अपन ने एक वायर के लिए सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट दो केसेस पढ़े थे, वायर के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सारे केसेस हॉलो वायर के लिए थे, इसी के लिए, बट इसकी डेरिवेशन हम एम्पियर सर्किटल लॉ से करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ हॉलो वायर, हॉलो वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करने वाले। अब देखो यार, यहाँ पे ना थोड़ी बातें आप ध्यान से देखिएगा, देखिए भाई, अब मान लेते मैं एक हॉलो वायर बना लेता हूँ, सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे हॉलो वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द हॉलो वायर होगी, मतलब देखो पहले मैं हॉलो वायर बना लेता हूँ, देखो अब ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो ना, इस वायर से कुछ दूरी पे बाहर होगी, बाहर का मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालोगे, अंदर इसके अंदर होती नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, वो अपन सेकंड केस में पढ़ेंगे, पर पहले आप इसकी तो डेरिवेशन अपन कर लें। जिसे याद करो ना, वो फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूं ना आपको, तो मैं इसकी दूसरी तरीके से डेरिवेशन कर रहा हूं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी आया था, तो डी क्या है, किसी दूरी पे हमने इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, और अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी था, तो भी वो किसी दूरी पे थी ना, डी दूरी पे निकाली थी, तो लेटेस्ट से मैंने कोई डी दूरी पे निकाली, ठीक है। अच्छा ओके, तो आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ हॉलो वायर निकालते हैं।
अब ठीक है, अब यहाँ पे एक हॉलो वायर हमने कंसीडर कर ली, ठीक है, ये अंदर से हॉलो होगी, मैं पूरी बड़ी सी मतलब उसको बिग करके नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, हॉलो है अंदर से। लेकिन अब इसके अक्रॉस मैंने गॉसियन सरफेस बना दी, ठीक, और हमको भाई ये क्या करना होता है, कुछ डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने फॉर्मुलाज का दूसरी मेथड से भी तो निकाला था जब हमने वाले केसेस पढ़े थे जिसकी डेरिवेशन नहीं करी थी, तो फाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर के लिए निकाली थी, ये हम इनफाइनाइट वायर के लिए निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलना है आपको ये वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइटी जा रही होगी, ठीक है, और ये हॉलो वायर है। अब समझ लो उसमें क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी आया था, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, और डी यानी कुछ डिस्टेंस पे निकाली थी ना अपन ने, और इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, यानी कुछ डिस्टेंस पे निकालते हैं ना हम, डी डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर डिस्टेंस कह रहे हैं ना, ये सेंटर से पास हो रही है लूप के, ये एम्पियर्स लूप है अपना डॉट डॉट वाला, इससे मैं आर दूरी पे निकालने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बस निकाल लेते हैं। फिर देखो सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर मेरा आता है म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। अब मेरी बात समझ में, यहाँ पे इनक्लोज करंट है क्या, वायर से यहाँ पे आई करंट जा रहा है, डायरेक्शन कुछ भी लो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख पा रहे हो लूप के अंदर जो वायर का हिस्सा आ रहा है उसमें जा तो आई करंट ही रहा है, मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरा आई करंट ही जा रहा है ना यार इसमें से यहाँ पे, क्योंकि ये जो लूप हमने बनाया ये वायर के बाहर बनाया है, तो वायर के बाहर तो एक बड़ा लूप, मतलब ये थोड़ा बड़ा लूप है, इसके अंदर पूरी की पूरी वायर आ रही है, तो पूरी की पूरी वायर में से तो आई करंट जा रहा होगा ना, तो पूरी का पूरा वायर ही अगर इसमें इनक्लोज है तो पूरा का पूरा आई करंट ही इनक्लोज है उसमें, तो बस आई आ जाएगा। अब ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, तो हम इसको ओपन करके अब मान लेते हैं यार इसमें जो लूप है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे दौड़ेगी ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे, और आप यहाँ पे कोई डीएल बना लो, अब डीएल आपका करंट की डायरेक्शन में होगा, और आपको डीएल पता है यहाँ पे ऐसे ही बनाना होगा, ये डीएल आपका ऐसे डायरेक्शन में होगा, मतलब आप समझ रहे हो आपको डीएल ना जनरली यहाँ पे डी की डायरेक्शन में ही लेना होगा, और देखो सही तो बात है करंट, अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो ये आपका करंट है और डीएल आपको इसका ही लेना है, तो आपको डीएल को हमेशा क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लेके चलना है यहाँ पे, इस डेरिवेशन में आपको ये डीएल, अगर आप ये एम्पियर लूप ले लो, चलो इसको अपन पूरा डार्क करके बना दिया, तो ये जो छोटा सा डीएल है ना, ये डीएल भी तो आपका बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही लिया जाएगा, तो आपको ये ऐसा, ठीक है, तो डीएल भी आपको उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपका बी डीएल कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना डीएल भी स्लोप का हिस्सा होता है, तो आपको बस यहाँ पे इंटेंशनली करना क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं लेनी होती, एक जैसी डायरेक्शन में आप जनरली मान के चलते हो कि भाई जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आप डीएल को स्टडी कर रहे हो कि भाई मेन तो मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो डीएल भी आप उसी डायरेक्शन में देख रहे हो, ठीक है, तो बस आप यहाँ पे टेकिंग द डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हिसाब लिख दीजिएगा बी डीएल कॉस 0, क्योंकि बी और डीएल के बीच का एंगल तो 0 डिग्री हो गया ना, तो बी डीएल कॉस 0 हो जाएगा, फिर म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज, आई इनक्लोज मैंने बताया ना आई के छोटा आई के बराबर है, तो वही लिख दिया मैंने। अब cos 0 sin 90 के बराबर होता है विच इज 1, तो बी डीएल मेरा यहाँ पे आ गया विच इज म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है, cos 0 1 होता है तो बी डीएल, अब बी तो कांस्टेंट है ना यार, सिंपल सी मेरी बात समझो, अब बी मेरा बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें कह रहे, ठीक है, और डीएल अब अभी मैं इंटीग्रेट करोगे, अब सब कुछ स्केलर हो चुका है, क्योंकि वैसे भी यार देखो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट तो मैंने ओपन कर दिया ना, तो बस डीएल हो गया म्यू नॉट टाइम्स आई। अब यार समझो मेरी बात, डीएल डीएल छोटे छोटे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरा सर्कमफेरेंस नहीं मिल जाएगा, विच इज आर रेडियस जिसकी है, तो मतलब आर रेडियस पूरी मिल जाएगी, मतलब आर रेडियस वाला सर्कमफेरेंस मिल जाएगा विच इज 2 पाई आर, अगर ये छोटे छोटे डीएल क्योंकि सर्कमफेरेंस पे तो है, पूरा इंटीग्रेट करोगे 2 पाई आर मिल जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, ये ऐसी वायर के लिए जो दोनों साइड से इनफाइनाइट जा रही हो, दो इधर से भी इनफाइनाइट इधर से भी इनफाइनाइट। आपको एक असम्पशन याद रखना है, अगर इस डेरिवेशन से आप सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए निकालना चाहो, उसमें तो हमने एंगल से कर लिया था सब कुछ वाली मेथड से, इसके लिए अगर आप सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए निकालना चाहो तो भाई जो वायर दोनों डायरेक्शन पे इनफाइनाइट जा रही है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, जो वायर सेमी इनफाइनाइट क्या होता है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन से इनफाइनाइट जा रही हो, यानी आप इनफाइनाइट से क्या होता है, अगर एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट जाएगी ना वो सिर्फ, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, तो आप ले सकते हो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है। तो बस आपको मेन तो इसी की डेरिवेशन करनी, बस याद रखना है उस चीज को, बाकी उसकी डेरिवेशन भी अपन थोड़ी थोड़ी तो पढ़ ही चुके हैं ना उस वाले फॉर्मूले से, तो वो हल्का हल्का उसमें कर तो चुके हो प्रूफ, बस उसकी डेरिवेशन आपको नहीं पढ़नी अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले की, बट उससे आप निकाल चुके हो बाकी फॉर्मूले। तो यहाँ पे बस सेमी इनफाइनाइट वायर जो एक डायरेक्शन से इनफाइनाइट जाएगी, क्योंकि बाकी दूसरी आधी तो जाएगी इनफाइनाइट में, मतलब बाकी का हिस्सा तो जाएगी ना इनफाइनाइट में, तो उसको हाफ कर दोगे, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। तो ये पहली डेरिवेशन होगी, नोट कर लीजिए।
याद बस आपको यहाँ पे ये चीजें रखनी है कि आपको डीएल को एक साइड लेना है, ठीक है। मैं कुछ पढ़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा हो तो हियर आई इनक्लोज, हमने देख लिया कि मैं एमपीएस लूप में जो इनक्लोज होगा वो हमारा छोटा आई करंट की है, वायर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लूप, ये भी पढ़ लिया। आर कैन बी एनी आउटसाइड डिस्टेंस। अब मेरी बात समझ में यहाँ पे, अब यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर में यहाँ पे कोई भी आउटसाइड डिस्टेंस हो सकता है। क्यों आर? आप ये नहीं बोलोगे कि हमेशा इसका रेडियस होगा, समझ लो, आर कोई भी आउटसाइड डिस्टेंस हो सकता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि लूप क्या है, असली में कोई ऐसा लूप यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, वो तो हमने बनाया है। और अब मेरी बात समझो यार, अगर आर से बड़ी डिस्टेंस पे निकालनी हो तो आप बड़ा लूप ले लो, अगर आपको यहाँ निकालनी है यहाँ पे तो ये लूप को आप थोड़ा बड़ा करके यहाँ तक खींच के ले आओगे। तो समझ लो ये आर कोई कांस्टेंट रेडियस नहीं है, पता है, ये आपको जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस हिसाब से इस लूप को बड़ा छोटा आप कर सकते हो। मतलब ये डिस्टेंस चेंजेबल है, और ये कोई एनी डिस्टेंस है, एनी डिस्टेंस जिसको आप बार बार चेंज कर सकते हो, इसलिए कहते हैं आर कोई भी डिस्टेंस है। अब ऐसा क्वेश्चन में आप ये मत सोचने लग जाना ये लूप का रेडियस, अरे लूप का कोई रेडियस नहीं होता, वो इमेजिनरी है। आपको आर बस वो यूज करना है जिस दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आर इज नथिंग, कोई रेडियस नहीं है आर, इट इज एन आर्बिट्ररी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपको इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इनफाइनाइट वायर। सेम फॉर सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला, आर जो है वो एनी दूरी है फ्रॉम द वायर। और कुछ रह गया मैं देख लूं एक बार, है ना। बाकी डीएल तो आपको ये मान के चलना है कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो डीएल को भी हम उसी डायरेक्शन में लेंगे, इसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट फ्रॉम बोथ साइड जा रही है। और हम यहाँ पे देख लो बी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या छोटे छोटे पॉइंटर्स मैंने लिख के रखे तो वो छोटे छोटे कुछ मिस नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। एक बी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब देखो म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, आई कोई स्टडी करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे जा रहा होगा, जब तो मैं एम्पियर सर्किट का लॉ लगा पाया। तो आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब और आर पे भी आप समझ लो जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, जैसे आप वायर से दूर जाओगे, कॉमन सेंस यार, उसका असर कम होता जाएगा ना जैसे जैसे दूर जाओगे। तो सारे की पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब अपन नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन तो नहीं, मैं आपको छोटी बात बताने वाला हूँ कि अगर इनसाइड द हॉलो वायर आप निकालो, मैग्नेटिक फील्ड फॉर हॉलो वायर ये तो ओवरऑल टॉपिक है, लेकिन आप इनसाइड द हॉलो वायर निकालना चाहो तो, और मैंने आपको ये चीज बताई कि हॉलो वायर के अंदर से करंट नहीं जाता, वो सिर्फ उसके एजेस से जाता है। तो अगर मैं वायर को बड़ा करके बनाऊं ये ऐसा, तो इसके आप देखो इनक्लोज आपकी एसीएल, एम्पियर सर्किटल लूप, एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब समझ लो एसीएल का फुल फॉर्म होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब आपको आप एम्पियर सर्किटल मतलब एम्पियर लूप बना रहे हो अंदर, तो यहाँ पे आपको इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी और आपको उधर आउटसाइड निकालनी थी, तो आपने बाहर लूप बनाया था पूरा, यहाँ पे आपको इनसाइड निकालनी है तो आप लूप को अंदर बनाओगे। अब जैसा मैंने आपको बताया हॉलो वायर है तो करंट तो एजेस से जाएगा, तो इसके अंदर से तो कोई करंट इंक्लोज ही नहीं हुआ, तो आप समझ लो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो है वो आपका होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लोज। अब ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपका आई इंक्लोज 0 है, मतलब ये इंटीग्रल ही पूरा आपका 0 हो गया। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ये पूरा 0 हो गया, मतलब ये क्वांटिटी भी 0 होगी पूरी इंटीग्रल वाली, और ये क्वांटिटी 0 कब होगी? अब देखो यार, अगर आपने ये लूप बनाया है तो इसके मतलब समझ लो ये वायर को तो आप वायर में, ये तो मेरे दो डायरेक्शन, वायर तो पतली सी होगी एकदम, तो करंट तो वायर में ऊपर ही जा रहा है ओवरऑल, तो मैंने उसको बड़ा करके बनाया, तो मैंने दो एजेस दिखाए, मतलब जनरली आप इसको स्ट्रेट लाइन की तरह मानोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी सेम वो पहले वाले केस की तरह, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी जाएगी ऐसे, तो मैं डीएल को भी इसी डायरेक्शन में ले रहा हूं। इन डेरिवेशंस में हम तो करना ही है, आप लिख देना ना अजम्पशन में, टेकिंग द स्मॉल डीएल एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में लोगे तो डीएल कुछ ना कुछ छोटा पार्ट तो आपने लिया होगा ना, इट्स अ स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, लेकिन वो 0 तो हम नहीं कहते, डीएल का मतलब बहुत छोटा होता है, डीएल का मतलब 0 नहीं होता, तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, लेकिन कुछ तो होगी, 0 तो नहीं होगी। लेकिन अगर ये चीज 0 हो रही है तो कोई 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होने के कारण पूरा 0 हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर आपने एम्पियर सर्किटल लूप बनाया है, अंदर आपने लूप बनाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की होगी, इनसाइड की होगी, तो अब ये पूरा इंटीग्रल 0 होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। और 0 भाई आप समझ रहे हो, मतलब अगर एक चीज 0 हो गई तो पूरा ही 0 हो गया ना, तो आप कहोगे इनसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड वायर के लिए, उसमें इनसाइड भी होगी आउटसाइड भी होगी। क्यों होगी? इनसाइड तो आप समझ ही सकते हो, अंदर भी पूरा मटेरियल है, उसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल, और आउटसाइड तो आप निकाल सकते ही हो। तो इतना देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, और अब हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर सॉलिड इनफाइनाइट वायर। अभी तक अपन जितने भी केस जैसे हॉलो के अपन ने 2 केस देखे, वो दोनों इनफाइनाइट वायर के लिए थे, यानी वो वायर दोनों साइड से इनफाइनाइट जा रही थी। अब वो बात अलग है कि जो फर्स्ट केस था उसमें सेमी इनफाइनाइट के लिए बस 2 से डिवाइड हो जाता, सेकंड में तो 0 ही था आंसर। कोई भी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट, सेकंड में तो 0, क्योंकि अंदर तो हो ही नहीं सकती ना यार, फिर वायर कितनी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, इनफाइनाइट हो, कुछ भी अंदर तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रही बात सॉलिड वायर की, इसमें केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले अपन निकालने वाले हैं सॉलिड वायर में इनसाइड भी होगी आउटसाइड भी होगी, तो पहले अपन निकाल रहे हैं सॉलिड वायर के लिए,
नहीं, पहले अपन हॉलो के लिए निकालते हैं। चलो हॉलो वायर नहीं, और हॉलो क्यों कह रहा हूं यार, सॉलिड तो केस ही पढ़ रहे हैं। सॉरी, पहले अपन निकाल रहे हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए, माय मिस्टेक, आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? अब देखो, सबसे पहले जैसे मान लो इसका तो डेरिवेशन सेम ही रहेगी आउटसाइड, इसका फॉर्मूला भी सेम ही निकल के आएगा। देखो भाई, ये हो गई अपनी वायर। अब यहाँ पे इसमें करंट ना ऐसा फ्लो हो रहा है, अब अपन आउटसाइड निकाल रहे हैं तो इसमें करंट तो जा ही रहा होगा ना, समझ लो। अब इसको थोड़ा पतला बनाते हैं यार। आउटसाइड अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसमें करंट इनवर्ट भी जा रहा होगा, मतलब अंदर से भी फ्लो हो रहा होगा, एजेस पे भी फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि सॉलिड वायर है। और इसके आप आउटसाइड निकालो तो मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल में ऐसा भी बना सकता हूँ छोटा करके फिगर को। अब भाई मैंने लूप बना दिया, अब लूप में तो पूरा आई करंट इंक्लोज होगा, और अगेन डीएल की डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि आई करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, तो डीएल भी ऐसी होगा। मैंने बोला था ना दोनों को सेम, इसकी डेरिवेशन तो सेम ही है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको, तो इसकी डेरिवेशन सेम ही है। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होता है म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। चलो भाई, तो बीडीएल cos 0, बीडीएल दोनों के बीच का एंगल 0 है ना, सेम डायरेक्शन में, बीडीएल cos 0 डिग्री, म्यू नॉट टाइम आई एनक्लोज अपना छोटा आई। तो भाई इसका तो आंसर देखो यार सेम ही आएगा, cos 0 1 हो गया, उसको भूल जाओ, b बाहर ले लिया मैंने, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई आर आ जाएगा, सेम मेथड एकदम। और देखो यार इसमें भी आप समझ लो 2 पाई आर आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और ऐसे सॉलिड वायर में ये तो आ गया आपका आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर अ सॉलिड वायर। अब इसके लिए ये दोनों साइड से इनफाइनाइट जा रही होगी वायर, और एक साइड से इनफाइनाइट जाए तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सॉलिड वायर के लिए वो तो उसके लिए था, तो भाई इसमें भी कर सकते हो 2 से डिवाइड की कोई दिक्कत नहीं है, सेमी इनफाइनाइट के लिए ये हो गया। अब इसमें अपन निकालते हैं, देख लो इनसाइड पॉइंट के लिए। अब इनसाइड पॉइंट की डेफिनेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब इनसाइड पॉइंट के लिए देख लेते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। ठीक है भाई, अब देखो ये रही बात, इसमें बड़ी बनाना पड़ेगा फिगर, क्योंकि इनसाइड के लिए स्टडी कर रहे हैं थोड़ा अपन। अब इसमें करंट पता है कैसे फ्लो होगा, अंदर से करंट जा रहा होगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट से भी जा रहा होगा, मेजॉरिटी करंट अंदर से जा रहा होगा, अंदर मेजॉरिटी कंडक्टिंग मटेरियल है, देखो ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ऐसे ही जा रहा होगा करंट यहाँ पे, समझ लो मेरी बात। देखो यार, अब देख लो आप यहाँ पे फंडा क्या है। अब लूप जैसे आप यहाँ अंदर बनाओगे तो यहाँ पे लूप पूरा हाई करंट इंक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक ये अपना लूप है, क्योंकि अभी तक अपन ऐसा लूप बना रहे थे जो पूरा वायर के बाहर ही था, तो वो तो पूरी वायर को अपने अंदर समा दे रहा था ना, तो उसका तो पूरा का पूरा करंट ही उसके अंदर आ जा रहा था, बाहर था ना, क्योंकि वो ये तो अंदर ही है, मतलब पूरा का पूरा करंट अगर अंदर फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर तो थोड़ा कम वाला आया होगा ना, मतलब यार देखो इस पूरी वायर के अंदर करंट जा रहा है, तो इस छोटे से हिस्से में पूरा करंट थोड़ी ना आ गया होगा। ये पॉइंट यहाँ पे जो काम का है थोड़ा, तो यहाँ पे करंट कैसे निकालोगे उस छोटे से लूप के इनक्लोज, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा। अब इस खुद की वायर की रेडियस है ना कैपिटल आर है, ध्यान देना इन डिनोशंस पे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। ये आर यहाँ पे फिक्स होगा, जो मैं छोटा आर बताऊंगा ना वो एनी डिस्टेंस हो सकती है, देखना अभी तक। अब इस लूप की जो रेडियस है ना पता है वो छोटा आर है, और सबको पता है इस लूप को अगर मुझे इनसाइड में यहां निकालना है, यहाँ तो मैं लूप को बड़ा कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो भाई वो कैसा करना है। अब जैसे मुझे ये पॉइंट पे निकालना है तो मैंने लूप इतना लिया, अगर मुझे यहाँ निकालना मैं लूप को थोड़ा वाइडर कर देता, थोड़ा वाइड बना देता, तो देख रहे हो मतलब वो आर चेंजेबल है, छोटा आर चेंजेबल है, वो कैपिटल आर तो वायर तो फिक्स है ना भाई। तो ये भाई काफी काम की बात है, मुझे फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लूज्ड। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लो डायरेक्शन देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली बात है यार, अगर करंट तो इसमें तो बहुत सारी स्ट्रीम्स मैंने बनाई है, ओवरऑल करंट तो ऊपर ही जा रहा है ना, और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में होगी, ऐसी डायरेक्शन में, इसे घुमाते हुए ऐसे गोल गोल, इसको वायर को चारों तरफ से इसको घुमा रही होगी कंसंट्रेट के फॉर्म में। और तो फिर डीएल की डायरेक्शन भी मैं उसी डायरेक्शन में लेता हूँ, मान लेते मैंने छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया जो भी उसी डायरेक्शन में ही है, डीएल वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, हमको जीरो एंगल ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है भाई सही कर रहे हैं। बी डीएल cos 0 म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लूज। अब आई इंक्लूज देखना कैसे निकालोगे, इस वायर की आप करंट डेंसिटी निकाल सकते हो जो कि इस वायर के लिए फिक्स होगी। करंट डेंसिटी सबको पता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, आगे पढ़ा उससे हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो बस करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड से मतलब यहाँ पे, तो वो होगा यहाँ पे करंट इंक्लोज्ड आई इंक्लोज्ड मतलब करंट पर, सॉरी आई इंक्लोज कह रहा हूं, करंट पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे तो ओवरऑल करंट लिखोगे क्योंकि आप लिख रहे हो करंट डेंसिटी फॉर अ कंप्लीट वायर, पूरी वायर के लिए करंट डेंसिटी लिख रहे हो ना कि भाई पूरी वायर के लिए ओवरऑल
उसका करंट डिवाइडेड बाय उसी के एरिया का क्या रेशियो है। अब जैसे इसका आर रेडियस है तो इसका एरिया मैंने एक एरिया दोनों क्रॉस सेक्शन का और एरिया आपको क्रॉस सेक्शन का लेना होता है। तो आपने उस वायर के लिए रेशियो निकाल लिया कि भाई उसी का अंदर का करंट पूरा डिवाइडेड बाय उसी का ही एरिया, तो वही कांस्टेंट रेशियो होगी, करंट तो इसमें स्टेडी जा ही रहा है, एरिया में इसका कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो आई बाय पाई आर का, पाई बड़ा आर लोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वायर की बात हो। ओके, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से, आई इनक्लोज कैसे निकालोगे, बी डीएल, पहले तो बी को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, डीएल का इंटीग्रेशन आपको यहाँ करना है, म्यू नॉट टाइम्स। अब मेरी बात देखना, आई इनक्लोज कैसे लिखोगे। अब आई इनक्लोज चाहिए आपको इस छोटे से पार्ट के अंदर, छोटे से पार्ट के अंदर आपको करंट निकालना है। अच्छा, अब इस पूरी वायर का करंट पर यूनिट एरिया आपको ये मिल गया, ठीक है। अभी जो करंट पर यूनिट एरिया आया है ना, वो आप कैसे निकालोगे, मतलब आई इनक्लोज आपको इस छोटे से एरिया में करंट चाहिए, इस छोटे एरिया में आपको करंट चाहिए। वैसे तो आप देख पा रहे हो, मतलब इसको आप 3D में इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो तो ये पूरा स्पेस होगा, बट आप इसको अब इसको आप 2D में सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक सर्कल की तरह मान रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि भाई इस लूप में कितना करंट आ रहा होगा। तो इस लूप का रेडियस, इसका लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर है, मतलब आप समझ रहे हो, आपको वॉल्यूम के टर्म्स में सॉल्व नहीं करना, आप उसको 2D ही मान के चलना है। मतलब ये डेरिवेशन इसलिए, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब पूरी वायर में पाई आर स्क्वायर के हिसाब से, पाई बड़े आर के स्क्वायर के हिसाब से एरिया इतना है, मतलब करंट डेंसिटी इतनी है। तो कैसे लिखोगे, वायर का ओवरऑल करंट डेंसिटी, भाई करंट पर यूनिट एरिया इतना है, करंट पर यूनिट एरिया का रेशियो इतना है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया में इतना है, तो आपके वाले एरिया में कितना होगा, तो J इंटू एरिया ऑफ लूप। वापिस समझेगा, ये करंट ना पर्टिकुलर एरिया के लिए, एरिया कौन सा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, और ये यूनिट एरिया मतलब ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया। तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया का एक जनरल रेशियो कि भाई करंट, इतना करंट है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये फिक्स रेशियो हो गया कि भाई इतने एरिया में इतना करंट है, आई बाय पाई आर स्क्वायर, तो इतने एरिया में कितना करंट होगा, समझ लो ना, ये आई बाय पाई आर स्क्वायर एक जनरल रेशियो हो गया कि भाई इतने करंट होगा इतने एरिया में, पर यूनिट एरिया में। तो भाई हमारा आई करंट पाई आर स्क्वायर एरिया में, तो ये तो एक जनरल रेशियो हो गया कि भाई इतने एरिया में आई करंट है, ठीक है, तो ये आई बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इतने एरिया में कितना होगा, तो ये तो एक जनरल रेशियो हो गया आई बाय पाई आर स्क्वायर का। तो ये तो एक यूनिट एरिया के लिए एक जनरल रेशियो है। तो उतने में आपको अगर आपके एरिया का निकालना है, आपको एक जनरल लूप का एरिया के लिए निकालना है, अलग से निकालना है, तो उससे आप एरिया लूप मल्टीप्लाई कर दो। आयो बात समझोगे कि भाई ये जनरल रेशियो है, इससे आपको कोई दूसरे एरिया के लिए निकालना हो तो आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट एरिया, ठीक है। तो अगर आप पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो आपको लूप यहाँ पे 2D रिंग, मतलब आप समझ रहे हो, आपको ऐसा कंसिडर करके चलना है कि करंट आपका पाई आर स्क्वायर एरिया में इतना है, तो इतने एरिया में कितना होगा, तो एक जनरल रेशियो मल्टीप्लाई आपका एरिया कितना है, तो उससे आपको टोटल करंट मिल जाएगा उतने हिस्से में। आई होप आप समझते होंगे, बस इससे ज्यादा टेंशन मत लेना, वरना कंफ्यूज होगा, इतना ठीक रहेगा। तो बस इतना आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत आप चाहे लिख भी सकते हो डेरिवेशन करते समय, 2 पाई लिखो, इसको लिख के रखना, ठीक है, काम का है ये जो मैंने आपको मुंह से बताया अभी, 2 पाई आर। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन देखो किसका कर रहे हो, ये लूप का इंटीग्रेशन होता है, मैंने बताया था जब एम्पियर सर्किट का लॉ पढ़ रहे थे, तो 2 पाई छोटा आया, छोटा J टाइम्स एरिया ऑफ लूप, तो एरिया ऑफ लूप क्या होगा, पाई छोटा आर स्क्वायर, काट दो भाई, छोटा आर से छोटा आर एक कटा, पाई से पाई कटा, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी म्यू नॉट J R। अगेन फॉर, ये तो इनफाइनाइट, ये दोनों साइड से वायर इनफाइनाइट जा रही है, इधर से भी इनफाइनाइट इधर से भी, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर 2 से मल्टीप्लाई करोगे म्यू नॉट J R बाय 4 हो जाएगा। तो वही वाला केस है, देख लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे अब। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो छोटा आर, यहाँ पे भी कोई आर्बिट्री डिस्टेंस है, क्योंकि इसको भी आप वेरी कर सकते हो, और जैसे जैसे आप उसको वेरी करोगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे समझ लो। अब आर डिस्टेंस, अब म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, जे भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप यहाँ से, मतलब ये आर दूरी समझ लो, इस लूप की दूरी यहाँ पे ज्यादा दूरी में निकालोगे तो आपकी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, मतलब समझ लो यहाँ पे आप, मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा अंदर, जितनी ज्यादा कम दूरी पे निकालोगे, मतलब ये आर सिंपल इतना समझो, आर कम मैग्नेटिक फील्ड कम, छोटा आर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मतलब इनसाइड ये जो छोटी रेडियस है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। हमने फॉर्मूले से कंक्लूजन दिया कि ये हो गया। बाकी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर वाले फॉर्मूले वो जो इसके पहले क्या है, वो सब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता आपको देखने को मिल ही रहा था, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, बाकी जे भी कांस्टेंट ही है, तो आप ये देख लो, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ेंगे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं कुछ सवालों को। हम अभी दो सवालों को डिस्कस करने वाले, दोनों ही सवाल बढ़िया है, तो शुरू करते हैं दोनों सवाल को। हम करते हैं
ठीक है, एक पहला सवाल देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर से सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। बना लेते हैं। ये लॉन्ग पैरेलल दो वायर से सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। लॉन्ग का मतलब आप समझ सकते हो दोनों ही वायर आपकी दोनों साइड से इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट वायर से दोनों ही क्या है, इनफाइनाइट वायर। जब अपन ने इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज करे हुए हैं। सिंपल है भाई, तो बस समझ के चलना है आपको दो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर से। ठीक है, अब आपको बोला है यहाँ पे ईच कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। तो अपन जनरली अपवर्ड मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैरी 10 एम्पियर, नहीं सॉरी सेम करंट नहीं है, एक में 5 एम्पियर जा रहा है, एक में 10 एम्पियर जा रहा है। ठीक है भाई, 10 एम्पियर 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर करंट रिस्पेक्टिवली in the same direction. Find the magnitude and direction of net magnetic field at a point midway between them. तो आपको यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। अब देखो यार मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। डायरेक्शन जो निकाली जाती है ना नेट मैग्नेटिक फील्ड की, एक तो अपन ने देखा था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने रिजल्टेंट से निकाली थी, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो वो क्वेश्चन ही उसमें था कि भाई आपको रिजल्टेंट का यूज करके नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां निकलेगी। ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें कोई सी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है, कोई सी मैग्नेटिक फील्ड आउट, वो जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल अलग था, उसको अब इससे मत जोड़ना, उसका रूल ही अलग, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था इससे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कैटेगरी का है। अब इस पे बेस्ड अलग भी क्वेश्चन आएंगे तो भी आप कर लेना, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं इस पे बेस्ड भी दूसरे क्वेश्चन भी हो तो भी आप कर पाऊंगा, आपको ऐसे समझाऊंगा। ठीक है, मान लो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो कितनी होगी, म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी, और आपको सेंटर पे निकालनी है। तो इससे वो क्या होती है, वो म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर कह लो या डी कह लो, मैंने बोला था वो चेंजेबल डिस्टेंस होती है, मतलब एनी डिस्टेंस होती है 2 पाई, और आपकी डिस्टेंस कितनी 10 सेंटीमीटर पे निकालना है ना, क्योंकि इससे ये हाफ इसका तो 10 ही होगा ना। आपको इस वायर से सेंटर पॉइंट पे निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर होगी, पूरा 20 है, मीटर में कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड पहली वाली हो गई। ठीक है भाई, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू डाल दो। अब आपको सबको पता है म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू 10 की पावर -1। ये देखो सॉल्व कर लीजिए ऐसे। और क्या बचा भाई, 2 5 10 बचा, 10 टू द पावर -6 प्लस 1 10 टू द पावर -5 टेस्ला। देख लेते हैं पहला आंसर सही आया है। ठीक है अपना, ये तो आपके हाँ सही आया, ये आपका आया है मैग्नीट्यूड, ये आया आपका मैग्नीट्यूड पहली का सही आया आंसर। अब इसके अब ये तो स्केलर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखोगे, B1 वेक्टर, चलो मतलब वेक्टर फॉर्म मतलब इसको ऐसे लिख दो, डायरेक्शन नीचे लिखना, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप हमें कुछ है नहीं। तो आपको हाँ जिनमें इस तरह के इसे आई कैप जे कैप के कैप ना होना, तो आपको ये तो पता है रिजल्टेंट का कुछ लेना देना है नहीं, वेक्टर का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन नेट कैसे निकालोगे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी 5 एम्पियर वाले के लिए, तो मैं इसके लिए इनवर्ड बना लेता हूँ 5 एम्पियर वाले के लिए। और इसके लिए देखो, इसके लिए तो आपको O पे देखना है, O पे आपकी उंगलियां अंदर जा रही है कि O से बाहर आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो O पे आपकी उंगलियां अंदर जा रही होगी, और यहाँ पे आप देखोगे ना आपकी उंगलियां यहाँ अंदर जा रही है, ये तो बाहर है, O पे तो है नहीं, ये जो मेरी उंगलियां अंदर है। तो आपकी उंगलियां इस प्लेन ऑफ द पेपर को चीरेगी पीछे से, और ये O से बाहर आएगी, तो बाहर होगा फॉर 10 एम्पियर। अब सबको पता है यार, ये पहला हो गया। अगर आप दूसरी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी, 2 पाई इससे भी 10 सेंटीमीटर पे निकालोगे, कि वो तो भाई पूरा 20 से तो आता था, 10 10 हो जाएगा दोनों के लिए। O पे निकालना है दोनों से आपको, तो ये हाफ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेम फॉर दैट हाफ। अब सिंपल सा बनना है, इसकी जगह वैल्यू डाल दो, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 इंटू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 1 10 टू द पावर -5 टेस्ला। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी, अपने देख लिया, इसकी इनवर्ड्स होगी। ये आपने सबने देख लिया। अब आप मेरे को ये बताओ, देखो ये तो हो गया, ये दोनों इंडिविजुअल हो गए, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा। क्वेश्चन में आपसे सेंटर पे नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा और नेट मतलब डायरेक्शन क्या होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की। तो पहले अपन नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब आपको सबको पता है दोनों इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके नेट आएगा, लेकिन आप उन दोनों को सम करो कि डायरेक्शन तो आपको वैसे भी अलग से निकालनी, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपसे मैग्नीट्यूड से डील करने वाले हो। जब नेट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डायरेक्शन का कोई लेना देना यहाँ पे बस इतना रहेगा कि किसको प्लस करोगे, दोनों को प्लस करोगे कि एक दूसरे से माइनस करोगे डायरेक्शन का। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, सिंस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली आप क्या करते हो, बड़ी वाली को पॉजिटिव लेके चलते। तो यहां से आप समझ गए, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको दोनों को तो माइनस करना पड़ेगा। अब जनरली मैंने बोला बड़ी वाले को आपको पॉजिटिव लेके चलना है, ऐसा नहीं कि इनवर्ड पॉजिटिव होता है कि आउटवर्ड पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता।
आपको लेना दोनों का डिफरेंस ही होता है ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आए। फिर डायरेक्शन आप लिख देना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है आपको, नेट मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप करोगे B2 माइनस B1, माइनस तो करना ही पड़ेगा, कोई एक तो नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को पॉजिटिव बोलोगे दूसरे को नेगेटिव बोलोगे। सर एक डिफरेंस पॉजिटिव आपको चाहिए रहता है, इसलिए आप क्या करते हो, बड़े में से छोटे को माइनस करते हो। 10 to the power -5 कॉमन ले लोगे, 2 - 1 टेस्ला यानी 10 to the power -5 टेस्ला आ जाएगा। तो ये आपका नेट मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में समझना होगा, अगर एक आपका इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो आपका जो बड़ा वाला वो होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, जो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन नेट डायरेक्शन बनती है। क्योंकि आप समझ रहे हो ध्यान से, मैं आपको उसकी फील्ड में दिलवाता हूँ। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो इनवर्ड जा रही होगी 5 एम्पियर करंट के कारण, बहुत सारी होगी जो आउटवर्ड भी आ रही होगी 10 एम्पियर के कारण। अब दिल पे हाथ रख के मेरे को बताओ बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, जो बाहर आई होगी। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा इंटेंस होगी, ज्यादा लाइंस होगी, उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। बाहर वाली तो इनवर्ड वाली और बाहर वाली कट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आपस में सेंटर पे। तो जो एक तो भाई 5 एम्पियर वाला जितना निकाल पाएगा जितनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, कुछ इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और जो नेट एक्स्ट्रा बच जाएगी डिफरेंस लेने के बाद, क्योंकि भाई कटेगी दोनों के, कुछ जो बच जाएगी वो क्या होगी, आउटवर्ड वाले, क्योंकि आउटवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा है ना, ज्यादा है ना, तो इसलिए नेट आपकी जो बचेगी जो आपका नेट निकलेगा कटाने के बाद जो भी, मैं आपको फील्ड देने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा को लिखना नहीं है आपको, ताकि आप समझ एक पर्सपेक्टिव के लिए बता रहा हूं। तो नेट आपकी आउटवर्ड आ जाएगी क्योंकि आउटवर्ड वाली बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सोचना होगा। देख लीजिए, बढ़ते एक और क्वेश्चन में आपको प्यारा सा करवाता हूं। जो अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग लेवल का है इससे, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। तो उसको भी जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर अपन सोलेनॉइड की तरफ बढ़ेंगे, सोलेनॉइड के बारे में स्टडी करने जाएंगे फिर अपन। तो मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक भी बता दिया, सोलेनॉइड पढ़ेंगे। अब आगे अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है सर्कुलर लूप, पता है क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको देख के बना लेता हूँ। यहाँ पे ये आपको एक वायर दे रखी है, स्ट्रेट वायर, वही आप समझ सकते हो इनफाइनाइट वायर लेके चलनी है जनरली, तो आपको ठीक है, मतलब कुछ बोल नहीं रखा हो तो आपको वही मतलब जनरली रहती है क्वेश्चन में, बाकी वो भी हो सकती है, वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो μ0I/2R आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक वायर है और एक लूप है, और यहाँ पे अपन ने सारे मतलब समझ लो कैसे फॉर्मूले यूज करें, वो अपने इनफाइनाइट वायर ही वाली यूज होगी जनरल, क्योंकि समझ लो दोनों साइड से इनफाइनाइट वायर है। अब ये एक वायर है, ठीक है, इतना मैंने सही में ना, ठीक है, क्वेश्चन में आपको जी गिवन है, ठीक है। ये आपको अरेंजमेंट पूरा ऐसा ही दे रखा है, ये आपको ये इसकी दूरी सेंटर से दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या है गिवन है भाई, ये आई करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन, और लूप में 1 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लूप का मैग्नेटिक करंट आपको दे रखा है, ओ यहाँ पे सेंटर है, लूप की रेडियस दे रखी है, हाँ लूप की रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। चलो अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। आपको निकालना है, यहाँ पे बेसिक लिखना है, वो देख लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर लाइज इन XY प्लेन, तो ये पूरा XY प्लेन है, समझ लो XY प्लेन क्या होता है, ये अगर आपकी पूरी है तो ये वाला हिस्सा आपका XY प्लेन कहलाता है, ठीक, मतलब आप समझ सकते हो ना इसको XY प्लेन, क्योंकि X से ये Y है, मतलब सॉरी X से ये Y, तो आप इसको XY प्लेन ले सकते हो, मतलब समझ, हाँ इसको अभी समझ, यही होता है वैसे तो XY प्लेन, तो इसमें आपका दोनों चीजें एक ही प्लेन में, ठीक है, वायर भी और लूप भी लाइज इन द सेम प्लेन पैरेलल टू X एक्सिस, और वायर आपकी सेम प्लेन में यानी XY प्लेन में भी है, उसी प्लेन में X एक्सिस के, ये X एक्सिस से मान लो आपकी उसी के पैरेलल वायर रखी हुई है, फिर ये लूप रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, एरो वाली X एक्सिस है, उसके ऊपर वायर है, उसके ऊपर लूप रखा हुआ है। अब उस तरीके का आपको फिगर दिया रखा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर को डिस्टेंस लेके फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करंट दैट हैज टू बी मेंटेन इन द वायर सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इज 0। तो आपको आई ऐसा करंट निकालना है जिस करंट को इतना करंट हो, तो आपको पता है ओ सेंटर पे, सेंटर O पे, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जारी होगी वायर के कारण, और खुद लूप के कारण भी जारी होगी, तो इसका करंट तो फिक्स है 1 एम्पियर लूप का, आपको वायर में ऐसा करंट निकालना है दोनों का नेट आपका 0 आ जाए, मतलब दोनों से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप पे 0 आ जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। हाँ ये मैंने देख लिया क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन में आपको ये तो ठीक है, इतना बता रखा है। अब आपको पहले क्या करना होगा, ऑब्वियसली जो आप सोच लो सबके लिए पहले दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो पहले मैं लूप के लिए निकाल लेता हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है μ0I/2, आप डेरिवेशन कर चुके हैं यहाँ पर, और लूप की रेडियस, यहाँ पे इस फॉर्मूले में तो ये लूप की रेडियस ही होती है ना यार, क्योंकि ये लूप तो रियल होता है, वो एम्पियर लूप तो मैं वर्चुअल बना देते हैं, खुद लूप के लिए लिख रहा हूँ, ये लूप तो रियल है ना, इसके खुद ये तो एक मतलब समझ लो पूरा लूप है, तो μ0I/2R, तो μ0 की वैल्यू सबको पता है 4π × 10⁻⁷
लूप में करंट 1 एम्पियर है, सबको यहाँ पे दिख ही रहा है ना। आर आपका आर 10 सेंटीमीटर है लूप के लिए। हाँ बढ़िया है भाई। तो 2 2 जा 4, तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 1, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -6। ये क्या है आपका टेस्ला। चेक कर लेते हैं इतना आंसर सही है। ओके सही है भाई इतना आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में, जब कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए ना। अब बी वायर के लिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यार सबको पता है वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r, 2 पाई r। ये क्या होती है, कंसर्न पॉइंट की दूरी होती है छोटा r। अब इससे कंसर्न पॉइंट कितना ऊपर है जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो वायर से डायरेक्ट आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो ना यार ये पॉइंट है, ये उस पॉइंट की सिमेट्रिक में ही, मतलब उस पॉइंट तक की दूरी इस वायर से आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। बढ़िया भाई। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आई आपको निकालना है। 2 पाई आर कितना है, मतलब आर ए दूरी आपकी 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो बी वायर आपका हो जाएगा। बात अब यहाँ पे ये है कि ये कट जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 2 ये 10 बार में जाएगा। मतलब सॉल्व तो आप कर ही लोगे ना। कितना फिर बच रहा है बता देता हूँ आपको। 10 टू द पावर -7 -1 प्लस 2 पाई 10 टू -8 10 टू the power -6 टाइम्स पाई टेस्ला। चेक कर लेते हैं। अरे रुको एक सेकंड, एक मिस्टेक हो रही है। 10 टू द पावर -6 आई। हाँ नहीं सही है, सही है, बिल्कुल सही है ये। अब मेरी बात समझ आइए, तो अपने दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। हाँ ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में कुछ क्वेश्चन में कह रखा है नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ, फिर आप सोचो कि मैंने यहाँ कैसे लिख दिया। खैर वो तो मैंने वहां लिख रखा था तो मैंने गलती से बना दिया। अब मैं आपको उसको रीजन देता हूँ फिर बनाता हूँ। देखो यार अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड, लूप की तो करंट दे रखा है डायरेक्शन सही, तो लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है। लूप के लिए मैंने लिख लिया इनवर्ट्स फॉर लूप। अब आपको काटना है मैग्नेटिक फील्ड को, तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड को काटना है तो लूप के जो वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो आपकी आउटवर्ड्स होनी चाहिए सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे इसके लिए इनवर्ट्स है तो इसके लिए आउटवर्ड्स हो जाएगी तो कट जाएगी। वाह बढ़िया है, मतलब सही है, समझ जाओगे ना बात। अब इसमें करंट आप कैसे लोगे, अब मेरी बात समझिएगा। अगर आप ऐसे करंट लोगे ना, पहले बात तो अगर ऐसे लेते तो इस पे इनवर्ट्स हो जाता ना, इस पे इनवर्ट्स होता फिर यहां से बाहर आता, उसका कोई काम नहीं है। इनवर्ट्स के हमको आउटवर्ड्स चाहिए, तो ऐसे ले जाओगे। फिर ऐसे अगर करंट हम क्या दिखाता है, करंट दिखाता है। तो अगर आपने ये वाला करंट ले लिया, ऐसा करंट ले लिया, तो यहां से अंदर जाएगी और वहां ओ से बाहर आएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो बस वायर के लिए W लिख रहा हूं, वायर के लिए बाहर आ जाएगी मैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी सेंटर पे। अब यहाँ पे लिख दो सिंस, मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। सिंस वी कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एंड वायर एट सेंटर हैव अपोजिट डायरेक्शंस, so if the magnitudes of both the magnetic field is equal, the net magnetic field at center will be 0. क्योंकि वो भी लिख देना, we have to take direction of I in this way only because we have to cancel the net magnetic field at O. ठीक है, आपको वही लेनी पड़ेगी। अब देखो दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है, अब कैसे भी कैसे अगर मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना यार, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, पूरा सेम हो जाए दोनों, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा सेंटर पे। तो आप लिख सकते हो, अब मैग्नीट्यूड को सेम कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ वायर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप का मैग्नीट्यूड, अगर ये दोनों बराबर हो जाए सेंटर, ये लिख लीजिए एट सेंटर दिस कंडीशन शुड बी फॉलोड एज डायरेक्शंस आर ऑलरेडी अपोजिट। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स सेम, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी 0। तो जो मैं बोल रहा हूं आप लिखते चलिएगा। बढ़िया। वायर के लिए आप क्या लिखोगे, अब म्यू नॉट I बाय 2 पाई छोटा। अरे मतलब ये कर क्यों रहा हूं, नहीं एक सेकंड, हाँ करना पड़ेगा ना ये तो, कि मैग्नेटिक, अरे मैग्नेटिक ये तो निकाल चुके हैं ना अपन। वायर के लिए तो मैंने निकाल लिया 10 टू द पावर -6 आई, और इसके लिए 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -6। लूप के लिए एल यानी लूप है ना, ये कट जाएगा -6 से -6, तो आई आपका हो जाएगा 2 पाई एम्पियर, यानी 2 इंटू 3.14 यानी 6.28 एम्पियर। तो ये आपका रिक्वायर्ड करंट हो जाएगा। और डायरेक्शन आपने यहाँ बनाई थी टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि जो वायर है आपकी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में ये डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन भी लिख देना, बढ़िया रहेगा एकदम, लिखनी रहेगी आपको डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक सोलेनॉइड की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चंस हो गए। अब एक चीज छोटी सी मुझे आपको बतानी है, आपको ना मतलब ऐसे जो अपना वो है, जो लॉ है अपना, कौन सा लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, उसकी आपको ऐसे डेरिवेशन तो हमको नहीं पढ़नी, बट उसको आप हल्का सा प्रूव कर सकते हो। मतलब उसका एक ऊपर से फॉर्मूला को ऊपर से नहीं, मतलब एकदम सही निकालेंगे अपन, बट एक उसकी जो मेथड है ना थोड़ी अलग है। अब वो वायर जो आपने, जो वायर की डेरिवेशन हमने खुद एम्पियर सर्किट लॉ से करी है, उस वायर की मदद से, उस वायर वाली डेरिवेशन का मदद करके ही आप एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव करोगे। तो इसे रिवर्स करके हम कर रहे हैं, जिससे आपने एम्पियर सर्किट लॉ निकाला
मतलब जिससे आप एम्पियर सर्किट लॉ से आपने वायर के लिए डेरिवेशन करी ना, अब वायर की डेरिवेशन का यूज करके एम्पियर सर्किट लॉ निकालेंगे। तो इस तरह से हम डेरिवेशन कर रहे हैं, रियल डेरिवेशन अपने को नहीं पढ़नी, ठीक है। तो मैं आपको हल्का सा वो प्रूफ बता देता हूँ। तो वी कैन प्रूव एम्पियर सर्किट का लॉ यूजिंग वायर वाली जो कंसेप्ट है, ठीक है। इनफाइनाइट वायर जो थी अपनी, उसके लिए अपने याद करो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि सेम पूरा फंडा है। आई करंट जिसमें इनक्लोज था, दोनों साइड से इनफाइनाइट थी, हॉलो वायर, ठीक है। हॉलो वायर का केस है ये, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इसके लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आई थी, फिर हमने डीएल भी उसी डायरेक्शन में लिया था, याद है सब कुछ सेम रहेगा। फिर अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यार सिंपल समझना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। तो कैसे भी करके अगर आप म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, तो आपने कैसे भी करके बी डॉट डीएल को सॉल्व करके इसके बराबर ले आया तो प्रूव हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, वही मैं कह रहा हूँ ना, पूरा फॉर्मूला नहीं निकाल रहे, मतलब एक साइड पकड़ के चल रहे हैं, दूसरी निकाल रहे हैं, तो वही कोई प्रॉपर इसकी डेरिवेशन नहीं है, बट हाँ अब इसे प्रूव कर सकते हो, थोड़ी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, बीडीएल क्या पता यूज आ जाए, है ना, बीडीएल कॉस 0, है ना, वही सेम डायरेक्शन में म्यू नॉट टाइम्स, नहीं यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे कि ये, तो आपको प्रूव करना है कि ये तामझाम आपका म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। तो लिया मैंने क्या है, सबसे पहले मैंने, चलो उसको ऐसे लिख लेते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सबसे पहले मैं उसकी वैल्यू निकालनी है, इसके बराबर लेके आनी। तो पहले इसको सबसे शुरुआती बीडीएल कॉस 0 लिख सकता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट खोल के, फिर मेरे इसकी वैल्यू आ जाएगी, बाहर ले लो बी को और अंदर डीएल बचेगा। अब बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी की जगह वायर वाला केस से प्रूव कर रहे हो ना, तो वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है वायर। इसमें क्या होता है, एनी जो मतलब ये छोटा आर जो चेंजेबल होता है, याद है, सेंटर से वायर पास हो रही लूप के, जो इमेजिनरी लूप है, तो वही मतलब सारी बातें सेम है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और इसको सॉल्व करोगे आप, डीएल छोटे छोटे डीएल को इंटीग्रेशन करके 2 पाई आर बनेगा, ये कट गया, म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। तो आप देख पा रहे हो बी डॉट डीएल आपको म्यू नॉट आई के बराबर है, तो बस वो प्रूव हो गया, ठीक है, हल्का सा वैसे प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सोलेनॉइड के बारे में थ्योरेटिकल बातें रीड करके बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी बातें सोलेनॉइड के बारे में जो मैंने छोटी क्लास में पढ़ रखी है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन सोलेनॉइड की काफी प्यारी डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी एक अपन ने वो वाली जो डेरिवेशन करी थी लूप वाली एक्सिस पे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, यहाँ पे डेरिवेशन थोड़ी अच्छी भी है। देखो क्या क्या थ्योरी लिखी है, पहले तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड में टाइटली वाउंड कॉइल होती है कॉपर की। सोलेनॉइड सबने देखा है कैसा होता है, सोलेनॉइड ऐसा बनाते हैं अपन, कुछ ऐसा बनाते हैं सोलेनॉइड, ये टाइटली वाउंड कॉइल होती है कॉपर की, कॉपर से आपने कॉपर की वायर को लिपेट के टाइटली एकदम और ऐसी कॉइल बनाई होती है, टाइटली होती है एकदम वाउंड, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट, टाइटली वाउंड कॉपर वायर। दूसरा पॉइंट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि व्हेन सोलेनॉइड को अपन करंट से कनेक्ट करते हैं ना, उसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं ना, तो सोलेनॉइड एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। मतलब जैसे आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सोलेनॉइड को आपने बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया, इसको आप करंट दोगे, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो ये क्या करेगा, एक क्या बन जाएगा, टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा, और ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह हो जाएगा। ये तो अपन ने पढ़ ही चुके हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। वो बस हाँ, ये मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी भी इसमें काफी ज्यादा जाती है। कब, जब तक करंट चालू है, बस तब तक टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं जब इसको, जब तक करंट है तब तक ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है अपने पास। इसके अंदर कॉइल के अंदर अगर आप जब तक करंट पास कर रहे हो, जब तक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, इसके अंदर आपने कोई सब्सटेंस को रख दिया तो ये उसको भी मैग्नेटाइज कर देता है। कैसे करता है, अब किसी को तो परमानेंट मैग्नेटाइज कर देगा, जैसे आपके कुछ सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इसके बारे में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। इसके बाद वाले चैप्टर में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो पाती है। वो जब सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, उसको अपने अंदर बसा लेते हैं। तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सबसे मैं आपको एक काम की बात बताऊं, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मतलब बाहर तो बहुत वीक होती है सोलेनॉइड के अंदर, एकदम यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो कोई भी फिर फेरोमैग्नेटिक तो पूरी अपने अंदर से ले लेगा सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसको तो प्यार है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो सारी अपने अंदर से पास करवा देगा। और वैसे ही अंदर स्ट्रॉन्ग है, और उसको भी मैंने उसके अंदर रख दिया। यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड से बहुत प्यार करता है, तो वो तो बहुत सारी ले लेगा ना अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब कहने का मैग्नेटाइज का मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज परमानेंटली आ जाएगी, अट्रैक्ट कर पाएगा कोबाल्ट आयरन जैसे मटेरियल को परमानेंटली। एक तो ये पॉइंट हो गया, क्या मैग्नेटाइज अदर सब्सटेंस मैंने बता दिया। फिर देखो परमानेंटली किनको करेगा, हाँ इसका मैं एग्जांपल भी, ऐसे एग्जांपल मतलब इतना कोई पूछता नहीं, बट फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा देख लो। हार्ड क्या लिखा है, फेरोमैग्नेटिक अलॉयज मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं, जैसे एल-निको एक अलॉय होता है, एल-निको AlNiCO। स्टील एक अलॉय होता है जिसको मैग्नेटाइज कर पाता है परमानेंटली, स्टील बार है ना, स्टील बार कह सकते हो, स्टील का एक बार रख दिया आपने।
तो इनको ही परमानेंटली मैग्नेटाइज करता है। दूसरा, टेम्पररी मैग्नेटाइज किसको करता है, जैसे सॉफ्ट आयरन की रॉड अगर आपने रख दी, सॉफ्ट आयरन की रॉड, स्टील तो क्या होगा, स्टील परमानेंटली हो जाएगा, आयरन रखोगे सॉफ्ट आयरन की रॉड तो वो टेम्पररी होती है। तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बता दिया, ये छोटे छोटे पॉइंट बता दिए। हाँ ठीक है भाई, मैंने बता दिया आउटसाइड। अब जैसे यहाँ पे वो क्या क्या पॉइंट्स है, आउटसाइड डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। देखो सिंपल सा फंडा है, इनसाइड सॉलिनॉइड नॉट आउट। देखो अब सिंपल सा फंडा है, देखो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेट जैसी होती है, सबको पता है। तो जैसे करंट पास होगा, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल बन, कोई सा भी नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्थ बन गया, मान लो साउथ बन गया, तो इनसाइड इसकी सेम होती है, जैसे बाहर मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ जाती, तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगी, अंदर साउथ टू नॉर्थ आएगी, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इसमें। बाहर में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होती है और यूनिफॉर्म भी नहीं होती। यूनिफॉर्म मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आपका निकल के आएगा ना, वो मतलब क्या फॉर्मूले से भी नहीं, ये आपको याद रखना है थोड़ा। ये बात ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत जल्दी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत जल्दी कम होती है, क्योंकि वैसे ही बाहर बहुत वीक होती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाओगे आप सॉलिनॉइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर होगी और उतनी दूर दूर जाती जाएगी। ऐसा नहीं गैप मेंटेन होगा लाइंस के बीच में, तब और दूर चली जाएगी लाइन, समझ रहे हो। जितनी दूर जाओगे तो लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो बाहर यूनिफॉर्म नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड, अंदर होती है यूनिफॉर्म सॉलिनॉइड के। ओके, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो कभी उसकी जरूरत पड़ जाए कोई एक्सपेरिमेंट में, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर इसके मिल जाती है। व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। एक्सिस का मतलब कुछ नहीं, बस इसके सेंटर से, मान लो इसका सॉलिनॉइड का सेंटर है, सॉलिनॉइड का सेंटर है, तो इस एक्सिस से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। मतलब ये मेजॉरिटी मैग्नेटिक फील्ड अपनी एक्सिस पे प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे मैं आपको नीचे बना के बताता हूँ, एक्सिस आप यहाँ पे इतना बस इतना समझो, इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है ना, एकदम इसके बीच से, तो ये मेजॉरिटी मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अंदर ही बनती है, तो समझ लो इसके अंदर ही मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये एक्सिस पे, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अंदर ही पैरेलल लाइंस बनती है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड बनती है ऐसी, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसी पैरेलल एक्सिस पे, सेंटर वाली एक्सिस पे बनती है सारी, ऐसे सीधी जाती है, ठीक है। तो इसी को एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, आउटसाइड और लॉन्ग सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। मैंने आपको बताया आउटसाइड बहुत कमजोर होती है, और ये आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो किसमें होती है, आइडियल सॉलिनॉइड में। अब उसकी कंडीशन हमको नहीं जाननी कैसा होता है आइडियल सॉलिनॉइड, बस आपको इतना जानना है आइडियल सॉलिनॉइड में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो होती है। और लेकिन आप अगर आइडियल नहीं होना तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो नहीं होती, बाकी आइडियल सॉलिनॉइड में तो नियरली जीरो होती है, तो अपन आइडियल वाले पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो मतलब हर एक लूप में, मान लो इसमें से आपने एक लूप ले लिया, तो देखो जैसे आपका एक मैंने बना दिया, अब यहाँ पे आपने इसको करंट से कनेक्ट कर दिया, मैं आपको इसको बना के बताता हूँ। देखो अब हर एक छोटे छोटे रिंग होते हैं, सॉलिनॉइड क्या होती है, कॉइल होती है, तो कॉइल में छोटे छोटे रिंग लगे हुए, नहीं छोटे छोटे रिंग लगे हुए हैं इसमें। तो जैसे आपने इसको ऐसे बना दिया, अब आपने इसको यहां से करंट से कनेक्ट कर दिया, अब यहां से आई करंट निकला, यहाँ पे आई वापस आया होगा, ठीक। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि जैसे इसमें आई करंट गया होगा, इसमें आई करंट गया होगा। अब देखो ये लूप क्या है, ये ऐसा जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो पहले यहां करंट जाएगा, पहले ऐसा जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो अगर आप कोई एक ये वाली रिंग पसंद करो, फिर वैसे आई करंट जाएगा, फिर पहले इसमें जाएगा, पहले इसमें जाएगा तो फिर ऊपर चढ़ेगा करंट। तो इस वाली रिंग में देखो, सब रिंग में वैसे सेम ही है, आई करंट ऐसे जा रहा है, फिर आई करंट ऐसे ऊपर आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो इसके लिए मैग्नेट एक रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी देखो ना, ऐसे नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए इन्वर्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक रिंग के लिए आप इंडिविजुअल निकालना चाहो तो यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। फिर एक लूप बन गया ना, लूप के लिए हम पढ़ चुके हैं। दैट्स द थिंग, बस आपको ये जानना था, और इसके बारे में बस थोड़ी बहुत बातें और होगी, वो अपन डेरिवेशन के साथ देख लेंगे। तो ये देख लीजिए, अब डेरिवेशन पे चलेंगे अपन, इसकी काफी प्यारी डेरिवेशन है। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। अब कोई मैंने सॉलिनॉइड का बेसिक आपको बता दिया। अब अगर सॉलिनॉइड में से करंट फ्लो होगा तो हमने पढ़ा उसकी मेजॉरिटी मैग्नेटिक फील्ड सारी अंदर जो होती है, बाहर तो नियरली जीरो होती है, फॉर आइडियल सॉलिनॉइड होती है, बट नियरली जीरो होती है, ठीक। तो लेकिन हमने देखा कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो काफी होती है और यूनिफॉर्म भी होती है, उसी को हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम पहले सॉलिनॉइड बना लेते हैं, ये सॉलिनॉइड हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा देखिए एक बार। अब ये अगर हमारा ये हो चुका है, अब देखना ध्यान से, मान लेते हैं करंट हमारा यहां से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, आई करंट, और यहां से आई निकलेगा फिर। अब मेरी बात समझना, ये मैं आपको बता चुका हूं ना, आई करंट ऐसे जाएगा तो पहले इस पे जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस तो ये ऐसा ही है ना, फिर ये ऊपर जा रहा है,
वो रोलर कोस्टर नहीं होता वैसे टेढ़ा मेढ़ा जाके वैसा दिख रहा है ये। तो देखो ना यार, पहले ऐसे नीचे, पहले ऐसे जाएगा, फिर ये लूप ऊपर जाएगा, तो ये आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। फिर ये आई ऐसे नीचे आएगा, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये आई ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, करंट ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर इधर, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऊपर निकल के यहां से नीचे निकल जाएगा। ठीक है, अब ये करंट है। अब मैं आपके लिए हर एक रिंग बनाऊं तो हर एक रिंग में करंट की डायरेक्शन एक्जैक्टली सेम है। सारे के सारे रिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। देखो सब में सारे रिंग देख लो। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिंग बनाऊं कुछ ऐसा, सारे रिंग मतलब मैं ये जो बन रहे हैं लोब्स जैसे यहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं बन रहे, ये इनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आई है, ये आई है, देखो सब में ऐसा, मतलब रिंग अपन को कह सकते हैं, सब में ऐसा करंट, सॉरी सब में करंट क्या जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, ऐसी। देखो यहां से ऊपर करंट और फिर वहां से नीचे, यहां से ऊपर फिर वहां से नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी इधर बने, और हर एक रिंग के कारण इधर ही जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइटवर्ड्स जाएगी, उधर राइट की तरफ, उस साइड सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो मैं बना देता हूं मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैं ऐसे बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ब्लैक से बना रहा हूं अंदर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होती है, अंदर इवनली प्लेस्ड होती है और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। इस तरीके के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एक साइड नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेट की तरह होती है, तो आप समझ सकते हो ना, आउटसाइड मतलब आउटसाइड तो जाती है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो इस वाले केस में जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इनसाइड जाती है साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मतलब ये साउथ हो गया होगा, ये नॉर्थ हो गया होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता, तो अगर मैं यहां से करंट एंटर करवाता एग्जिट की जगह, तो क्या होता, लूप में करंट क्लॉकवाइज हो जाता, फिर ऐसे नीचे जाता, फिर ऐसे ऊपर जाता, ऐसे जैसे यहाँ ऊपर जा रहा है ना वहां नीचे आ जाता, और ये जो नीचे आ रहा है वो ऊपर हो जाता। तो लूप में पता है करंट, आप करके देख लेना, भली मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो, कि देखो ना यार करंट क्या होता है, यहाँ से फिर ऊपर जाने लगता ना, कि करंट डायरेक्शन ऊपर कर दी होती तो ये नीचे जा रहा होता, यानी यहाँ से करंट नीचे जा रहा होता और यहाँ से करंट ऊपर जा रहा होता डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड सारी यहाँ हो जाती, फिर अंदर जाती है साउथ टू नॉर्थ, फिर ये साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता। सिंपल सा फंडा है ना, बाहर जाएगी नॉर्थ टू साउथ, रिस्पेक्टिव जो भी पोल्स बन गए उसके हिसाब से नॉर्थ टू साउथ बाहर चली जाएगी। अब अगर ये साउथ बन, अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है ना, तो साउथ बन गया नॉर्थ, फिर बाहर ऐसे जा रही होगी। तो आप समझ सकते हो, बाहर वाली भी बना सकते हो, क्योंकि क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, ये बना सकते हो हल्की हल्की, बट इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, होगी कुछ ऐसी कि इसकी ऐसी आएगी, यहाँ पे क्या, एक तो मैंने जगह नहीं छोड़ी ऊपर, ठीक है, ये ऐसी आ रही होगी और इसी से यहाँ पे पीछे मिल जा रही होगी इसी लाइन से, और ये दूसरी की भी ऐसे निकल रही होगी इधर से आके, और इसी के एंड पे यहाँ मिल रही होगी, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती है। लेकिन ये नियरली बहुत दूर दूर हो जाती है, तो बाहर वाली हम नियरली जीरो लेके चलते हैं, तो उससे हम लोग कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, बाकी बाहर नॉर्थ टू साउथ जाएगी, ये बात होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे आपको एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, आपको अगर वो लॉ लगाना है एम्पियर सर्किट लॉ, तो एम्पियर लूप बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ओके जी, तो कैसे बनाना है एम्पियर लूप, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एम्पियर लूप कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका एम्पियर लूप है, और पता है इस एम्पियर लूप में करंट कैसा जा रहा होगा, इस एम्पियर लूप में देखो इस तरीके का आपका एम्पियर लूप हो गया, देख पा रहे हो, तो ये आपका एम्पियर लूप हो गया। ठीक है, अब इस एम्पियर लूप को हम अलग से बना देते हैं कि करंट इसमें, सॉरी इसमें करंट क्यों जाएगा, ये तो लूप है ना, ये इनक्लोज कर रहा होगा करंट को, इसमें थोड़ी करंट जाएगा, वो कितना इनक्लोज करेगा वो थोड़ी काम की बात है, वो थोड़ी अलग सी बात है, वो भी देखेंगे अपन। हाँ, तो ये लूप को साइड में बना दो, क्योंकि इसका तो काम है काफी बढ़िया है। तो इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, लूप है अपना, वर्चुअल लूप है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अब आपको पता है क्या करना है, हमें दिमाग में ये लेके चलना है कि जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कुल मिला के आपको मैग्नेटिक फील्ड और डीएल को सेम डायरेक्शन में लेना है, इफ दे आर पैरेलल। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारी साइड्स ऑफ दिस लूप के लिए उधर ही होगी, उस साइड होगी, क्योंकि हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरी उसी साइड जा रही है, तो सारी साइड्स के लिए अगर लूप से भी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो उस साइड होगी, क्योंकि है तो वो भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में ही लूप भी, तो वो तो उसी डायरेक्शन में जाएगी ना। ठीक है जी, तो समझ सकते हो आप। मैं दूसरी पहले देता हूं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे आपकी ऐसे ही जा रही होगी, मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी बिल्कुल, क्योंकि वो तो जा ही उधर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ही हो गया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, उसका डीएल वेक्टर भी आपको उसी डायरेक्शन में लेना है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ये देख सकते हो कि दोनों को आपको सेम लेके चलना है, कि भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड अगर वहां जा रही है,
अब देखो 90 डिग्री हो गया ना दोनों के बीच का, तो जीरो ही हो जाएगा। कॉस जीरो होता है क्योंकि बीएल कॉस मतलब बीडीएल कॉस 90 जीरो हो जाएगा अगर आप डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे एम्पियर सर्किट लॉ। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रही है और आप देख रहे हो कि अगर मैं पैरेलल तो ले सकता हूँ ना डीएल को, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डीएल लेना है। लेकिन यहाँ पे तो केसीएल होगी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए उसी डायरेक्शन में इस साइड के लिए, लेकिन इसका डीएल तो अगर भाई ये इतनी बड़ी साइड है तो छोटा सा डीएल तो आप उसका ऐसे ही लोगे ना। और हाँ चाहो तो इसका डीएल आप इधर ही ले सकते हो, इधर छोटा सा डीएल ले लिया जिस डीएल की डायरेक्शन उसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही होगी। यहाँ पे डीएल आपने ऐसे छोटा सा लिया जिसकी डायरेक्शन भी नीचे ही होगी, अगर नीचे के साइड में लिया है तो उधर ऐसा डीएल लिया है आपने, डायरेक्शन भी वहीं जाएगी डीएल की। डीएल आपने छोटी सी साइड है तो ऐसे लोगे ना तो उसकी डायरेक्शन डीएल के नीचे, और ये 90 बन जाएगा यहाँ पे। और ऑब्वियसली बात है डीएल वेक्टर है। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ऑब्वियसली बात है इसका डीएल वेक्टर भी आप इसी डायरेक्शन में लोगे अगर आपने छोटा सा डीएल ले लिया तो। और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अगेन इस डायरेक्शन में और डीएल मैंने बोला छोटा सा भाई साइड ही नीचे जा रही है ना, उसकी साइड वर्टिकल है ना, तो आपको डीएल ना चाह के भी नहीं लेना पड़ेगा। आप बोलोगे ऊपर ले लूं, ऊपर लोगे तो भी 90 बनेगा ना ये डीएल। सो दिस थिंग आपको अच्छे से आता है, ठीक है। अब वैसे भी लेते हैं आप तो कुछ नहीं होता, बस आपका मैग्नेटिक फील्ड उसी उधर पलट जाती है, उस लेफ्ट वर्ड आ जाती है, तो आप डीएल को उधर ले लेते फिर तो भी एंगल आपको सिर्फ एंगल से मतलब है, एंगल यहाँ पे जीरो होता और क्या होता मैग्नेटिक उधर हो जाती, फिर भी तो इनके बीच का एंगल यहाँ 90 होता, फिर बाहर साइड 90 बनता तो 90 ना दोनों के बीच का रहेगा, एंगल से ही मेरा एंगल से तो आपको मतलब है, तो कैलकुलेशन उसमें कैलकुलेशन और डेरिवेशन में कोई फर्क आएगा ही नहीं, कैसा भी ले लो। शुरू करते हैं आगे की डेरिवेशन। इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हो जाएगा आपका यू नॉट टाइम्स आई नेट इंक्लोज्ड, ठीक है। अब बी डॉट डीएल आप सबके लिए अलग लिखोगे सारी साइड्स के लिए, जैसे अपन गॉस वो वाले डेरिवेशन में करते थे, गॉस लॉ के डेरिवेशन में सबके लिए अलग अलग इंटीग्रल बनाते थे, वैसे ही करना है, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे क्लोज सरफेस ऐसे नहीं ना, क्योंकि हर एक साइड को आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे आपको हर एक साइड बराबर ही लेके चलनी है वैसे तो, मतलब खैर वो तो आगे देखेंगे अपन क्या करना है, बट क्लोज सरफेस यहाँ पे ऐसे नहीं है ना, क्योंकि आप चारों साइड के लिए लगा रहे हो, साइड कोई क्लोज सरफेस थोड़ी ना होती, तो डॉट मत लगाओ छोटा सा, उसकी कोई जरूरत यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले केस के लिए बी डी, इसके लिए पहला ले लो, तो पहले अपन ए बी के लिए इंटीग्रल लिख रहे हैं विच इज बी डीएल कॉस जीरो, देख सकते हो आप एंगल, प्लस दूसरा आप दूसरा किसके लिए ले लो भाई, पहले एक काम करो ना यार, ऐसे चल दो ना, अब ऐसा अपन ऐसे चल देते हैं, अब बीसी के लिए लिख लेते हैं बी सी, बी डीएल कॉस 90 हो गया, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, बट एक बार लिखना रहेगा आपको, ठीक है जी। अब बीसी के बाद सीडी लिख लेते हैं भाई, तो बस बी डीएल कॉस जीरो। अब आखिरी आपका बच जाता है फॉर डीए या एडी कुछ भी कह लो, तो बी डीएल कॉस 90, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप देखो यार, अब यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स आई इंक्लोज, अब मेरी बात समझना, आई इंक्लोज क्या लिखोगे, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है यहाँ पे। अब मेरी बात समझो, इस लूप में करंट कैसे आ रहा होगा, लूप में करंट इंक्लोज हो गया, अब लूप ना ऐसा मान के चलो शीट है पूरी, एक शीट है, जैसे कागज होता है ना, कागज अपना पूरा शीट है पूरी, उसको आपको वैसा कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसमें करंट कब कब इसके अंदर से चीरते जा रहा होगा, कब कब करंट इस पतला सा कुछ भी मान लो, देखो यार ये लूप कह सकते हो आप, हाँ लूप भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है, हॉलो बिजनेस से लूप भी मान सकते हो, जैसे नहीं होता वो छन्नी टाइप में मान सकते हो, बट मैं आपको एक चीज बताऊं कैसा भी मानो, बस आपको इतना समझना है इस लूप से करंट पास कब हो रहा होगा, पास होना मतलब इसमें से इंक्लोज होगा वो करंट, बट हाँ बस आपको तो वैसे यहाँ पे बस इमेजिनेशन की बात है, वो आप कुछ भी मानो, ऐसा नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है, किसको कैसे भी मान सकते, बस आपको मानना है एमपीएस लूप है, बस आप इतना याद रखो, बस एक बार याद रखो एमपीएस लूप है, तो बस है ना, बस इतना याद रखो। फिर एमपीएस लूप से करेंगे कब कब जाएगा, जब जब ये जो इसकी रिंग्स है ना, सॉल्वेंट की रिंग जब तक इसको थ्रेड करेगी या चीरेगी, जब तक इसमें से करंट जाएगा, क्योंकि रिंग्स में से तो करंट जा रहा है, तो रिंग्स का करंट फिर इसमें से फ्लो होने लगेगा, अगर रिंग्स इसको यहाँ चीरते हुए जाए तो मैं अगर आपको अलग से एक फिगर बना के बताऊं, ये आप देख रहे हो कि भाई अगर आपने ये बना रखा है लूप, तो आप देख रहे हो इसमें से कैसे चीरते हुए जा रही है, ये इसने यहां से चीरा, ये ऐसे मतलब इसको चीरते हुए जा रही है ना, ये क्या कर रही है, इसको चीरते हुए जा रही है। मेरे पास इसका और अच्छा सा फिगर बना हुआ है, मैं एक बार बना देख लेता हूँ कैसा बना हुआ है वो, तो थोड़ा क्या ऐसे ड्राइंग उसकी थोड़ा बनाना मुश्किल रहता है, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि वो कैसा बना रखा है, वो कुछ ऐसा बना रखा है, देखो हो गया, इतनी ड्राइंग अपनी अच्छी नहीं है ना कि एकदम आपको मैं विजुलाइज कराना चाहता हूँ, तो मैं उसको फिर ऐसा उस हिसाब से बनाऊंगा, वो देखो कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो ये ऐसे, ये अंदर चला गया थ्रेड करके, फिर नीचे से बाहर निकलेगा, थ्रेड करा उसने और फिर ऐसे बाहर निकल गया, यहाँ से इसमें थ्रेड करा और ऐसे बाहर निकल गया, थ्रेड करके मतलब बाहर नहीं, पीछे से थ्रेड करेगा आगे से बाहर निकलेगा, तो ये अगर यहाँ पे थ्रेड कर रहा है, पीछे से चीर रहा है और आगे से ये रिंग बाहर निकल रही है, तो ये थ्रेडनिंग से इसके अंदर करंट आ जाएगा, क्योंकि करंट इसके अंदर फ्लो होगा, जैसे उसको चीरेगा तो करंट इस लूप में भी थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, तो ईच टाइम जब जब इसको ये चीरेगा, जब जब ये रिंग इसके अंदर से इसे गुजरेगी, तब तब इस लूप में करंट आएगा, और वही तो चाहिए आपको, लूप में करंट आने, लूप का एंक्लोज्ड करंट भी तो चाहिए,
तो यहाँ पे एक assumption लिख लेना, in this derivation, in this concept we have assumed that nearly all the rings threads the loop सारी रिंग्स नियरली थ्रेड करती ही होगी उसको, आपको वही मान के चलना है कि भाई टोटल यहाँ पे टोटल, पहली बात तो देखो एन आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, एक एन आपको ये याद रखना है ना, ये बताना भूल गया, छोटा एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये छोटे छोटे रिंग बने ना, ये क्या है, हर एक रिंग हर एक टर्न को दिखा रहा है कि एक रिंग आपने एक टर्न कर दिया, मतलब तो पर यूनिट ये पूरी सॉलिनॉइड की लेंथ हो गई। तो इस सॉलिनॉइड की लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस सॉलिनॉइड छोटा एन हमको मिलता है। तो आप टोटल आपके पास जैसे एन रिंग से एन टर्न से, तो है ना, तो आप मान के चलते हो, वी हैव टू अज्यूम हियर दैट नियरली ऑल द रिंग्स थ्रेड्स द लूप हियर, है ना, आपको मान के चलना है कि नियरली ऑल द रिंग्स थ्रेड कर रही होगी लूप को। तो अगर हर एक एन रिंग्स थ्रेड कर रही है और हर एक बार थ्रेड करने से आई करंट जा रहा होगा इसमें, भाई लूप, भाई हर एक रिंग में आई करंट जा रहा है, तो जैसे इसको थ्रेड करेगी तो लूप में से भी आई करंट फ्लो होगा ना हल्का सा, तो इनक्लोज तो एक बार में आई करंट होगा, एक रिंग में थ्रेड कर, दूसरी रिंग में थ्रेड करा, एक और आई करंट है उसमें से आएगी, हर एक रिंग में आई करंट जा रहा है। तो टोटल एन रिंग्स है और हर एक रिंग जैसे चीरेगी तो हर एक रिंग में अपना आई करंट है, लेकिन जैसे वो लूप को चीरेगी तो लूप में भी आई करंट आएगा, लेकिन एन टाइम्स आएगा क्योंकि एन रिंग्स चीर रही है उसको। ये देखो ये बात है, तो नियरली आपको यही मान के चलना है, तो हम लिख लीजिएगा कहीं पे, वो पे बढ़िया। तो ये 0 हो गया, cos 90 0 होता है, इधर cos 90 0 होगा। मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो आपकी डीसी वाली साइड है ना, ये डीसी और ए बी, ये जो डीसी वाली आपकी साइड है ना, ये लूप के बाहर है, मतलब सॉरी सॉलिनॉइड के बाहर है, क्योंकि सॉलिनॉइड आप ये रिंग वाला हिस्सा ही मान के चलते हो, जहां जहां तक ये रिंग्स दिख रही है ना आपको, ये उतना ही बस सॉलिनॉइड, ये रिंग वाला हिस्सा बस। लेकिन रिंग के नीचे वाला हिस्सा ये सॉलिनॉइड नहीं कहलाएगा आपका, ये रिंग के नीचे वाला, ये इतना हिस्सा आपका सॉलिनॉइड का नहीं कहलाएगा, मतलब इसके अंदर आउटसाइड वाला फील आ जाएगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इतने पार्ट में, डीसी वाले पार्ट में नियरली 0 होगी। तो आपकी डीसी वाले पार्ट के लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड, सीडी या डीसी वाले पार्ट के लिए नियरली मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि वो आउटसाइड रीजन में लाई करने लगा। वो रिंग के अंदर वाला जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो रिंग के अंदर आता है, डीसी तो रिंग के बाहर है। बढ़िया हो गया भाई। तो आप क्या करोगे, बी को बाहर ले लो अब, और मेरी बात समझो ना, cos 0 तो 1 हो गया। अब AB साइड को इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, ठीक है भाई, बढ़िया। बाकी सब 0, म्यू नॉट एन आई देख लीजिए भाई, इतना सही जा रहे हैं ना अपन, मैं देख लेता हूँ इतना सही जा रहे हैं अपन, है ना, बस बढ़िया चल रहा है ना। बस वही बात, यहाँ पे आपको AB, आपको मतलब मैंने बोला ना, बस सारी आपको एल ही मान के चलिए, तो मैं आपको बोल चुका हूँ सारी साइड आपको एल ही मान के चलिए। तो आप छोटे छोटे डीएल को यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरी एल साइड नहीं मिल जाएगी, क्योंकि एक साइड की बात होगी ना, छोटे छोटे डीएल को इंटीग्रेट करोगे पूरी एल साइड मिल जाएगी। बीएल म्यू नॉट एल, बहुत बढ़िया, तो अपने पास आ गया। बस हाँ, यहाँ पे एक चीज देख लो कि आप बीएल और एन को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर कैपिटल एन की वैल्यू छोटा एन बराबर छोटा एन इंटू एल है, बी आ गया म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे म्यू नॉट तो आपका कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई आपको करंट इज फ्लोइंग व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड, जो करंट फ्लो रहा है सॉलिनॉइड से वो है आई। तो देख लीजिए भाई, इसी के साथ अपनी डेरिवेशन कंप्लीट होती है, काफी प्यारी डेरिवेशन हमको ये देखने को मिलती है, देख लीजिए। आगे चलते हैं और स्टडी कर लेते हैं दो ग्राफ्स के बारे में। एक हमने जो सॉलिनॉइड का टॉपिक पढ़ा वो, और एक सॉलिड इनफाइनाइट वायर का। पहले सॉलिड इनफाइनाइट वायर देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ी थी। तो सॉलिड इनफाइनाइट वायर हमने याद करो पढ़ी थी, उसके लिए अलग अलग इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड आई थी, बाहर भी आई थी, उसका ग्राफ देख लेते हैं। याद करो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, कैपिटल आर हमने क्या लिया था, उस वायर की रेडियस को लिया था। तो यार देखो, ये सिंपल सा बनना है, ये अपन ने साफ साफ पढ़ा था कि इनसाइड जो थी, इनसाइड अगर मैं निकाल रहा हूं तो आर, छोटा आर क्या था मेरा, एनी डिस्टेंस, मतलब जो मैं इनसाइड ले रहा हूं, फिर उस हिसाब से मैं अपने लूप को भी एडजस्ट कर सकता हूं, जो हमारा लूप था, है ना, एम्पियर लूप, ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो ये धीरे धीरे एम्पियर लूप की रेडियस को बढ़ाता जाऊं, तो धीरे धीरे क्या बढ़ रही थी हमारी, क्योंकि म्यू नॉट जे आर बाय 2 कांस्टेंट था, मैंने बताया था, तो हमारी बी इनसाइड भी बढ़ रही थी। और आर की छोटे आर की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी ले सकते हो, क्योंकि छोटा आर तो अपन किसके लिए, अब यहाँ पे इनसाइड के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो एनी आर्बिट्री डिस्टेंस सिर्फ सरफेस तक हो सकती है, छोटा आर, क्योंकि फिर सरफेस के बाहर तो आउटसाइड हो जाएगा। तो अगर आप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हो तो आपको छोटा आर सरफेस तक ले सकते हो मैक्सिमम, उसके बाहर तो आउटसाइड हो जाएगा, तो सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि भाई आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना छोटा आर की, और छोटा आर मैक्सिमम कब हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है फॉर इनसाइड वाला जब हम स्टडी करें। तो बस, तो इनसाइड यहाँ पे सरफेस में बी इनसाइड का फॉर्मूला ये तो हमने देखा, बट ये क्या था, सरफेस पे क्या था, मैक्सिमम था, मैक्सिमम एट सरफेस। तो ये क्या था, मैक्सिमम एट सरफेस। अब ये मैक्सिमम एट सरफेस तो था, ठीक है, और इनसाइड आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और मैक्सिमम एट सरफेस था, और आउटसाइड आपने देखा था यार, ये तो जनरल आया था कि भाई आर के हिसाब से बाकी सब कांस्टेंट है, और आर के हिसाब से एनी आर्बिट्री डिस्टेंस आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, जैसे दूर जाओगे वायर से, कम होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, वही हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या है आपका जो आप आर वो रेडियस के बराबर आ गया ना वाई, आप सरफेस पे देख रहे हो तो जो रेडियस ऑफ वाई, भाई देखो ना सिंपल सा फंडा है। अगर आप इनसाइड से यहाँ तक आ गए और मैक्सिमम आपने पूरा लूप ऐसा ही बना दिया, ये अंदर डॉट वाला लूप है और यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो छोटा आ रहे हो बड़ा आ रहे हो बराबर नहीं हो गया जो वायर की रेडियस है वो, तो देखो और यहाँ पे तो छोटा आर ही जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। मतलब एकदम सेंटर पे लोगे ना तो उसको छोटा आर आप जीरो खाओगे, मतलब कोई डिस्टेंस ही लोगे वायर के सेंटर पे निकालोगे ये वाले तो उधर जीरो आएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये छोटी सी बात थी, मतलब ये आपको समझना है। अंदर तो कांस्टेंटली बढ़ रही है आर से, फिर बाहर आपकी आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो हमने सबने देखा है ऐसा ही बनता है, तो जनरल लेवल इनवर्सली का ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो बस जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड आपकी आर बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड जैसे कम होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ये देखा गया है। अब सोलेनॉइड हमने पढ़ा, अब सोलेनॉइड के लिए हमने पढ़ा ना कि यार एक तो अंदर नियरली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो आप क्या करोगे अंदर के लिए नियरली कांस्टेंट जैसा ग्राफ बना दोगे, नियरली कांस्टेंट ये पार्ट इनसाइड के लिए, तो नियरली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब मैंने आपको क्या बताया था सोलेनॉइड में हम जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड नियरली कम होती जाती है, फिर आखिरी बहुत दूर चले जाओ तो नियरली मतलब और ज्यादा बाहर आ जाओ, मतलब बाहर आते आते नियरली जीरो तो होती है बाहर तो उसके। लेकिन भाई देखो राइट उसके जो दोनों एंड्स है उसके दोनों एंड्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, क्योंकि आपको सबको पता है यार ऑब्वियसली बात है यार, अगर सोलेनॉइड के आप एंड्स की तरफ जाओगे तो यहाँ तो भाई इधर तो काफी ज्यादा यहाँ तो थोड़ी कम होती जाएगी ना जैसे जैसे आप एंड्स, क्योंकि एंड्स तो सेंटर से दूर हो गए ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होती है, बट यूनिफॉर्म इन द सेंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट पैरेलल लाइंस में चलेगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट एक तरह से अगर हम फॉर्मुले वाइज देखें जो म्यू नॉट एन आई निकाला था, तो ईच एंड पे ना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हल्का सा कम होता है, वो होती यूनिफॉर्म ही है, समझ रहे हो यूनिफॉर्म। यहाँ पे मतलब आपको इसको ऐसे, क्योंकि आपको ना ये वाला फॉर्मुला पढ़ना नहीं, म्यू नॉट एन आई बाई टू जो एंड्स पे होती है दोनों एंड्स पे, सोलेनॉइड के दो एंड्स होंगे तो ये पढ़ना नहीं, बड़ा हल्का सा याद रख दो और उसको सिर्फ इतना भी याद रखो एंड्स पे अंदर के मुकाबले, क्योंकि एंड्स क्या होगा नियरली बाहर वाला हिस्सा हो गया ना, एंड्स क्या होगा ये एंड्स में कह रहा हूं इनको, अगर आप ये पूरा सोलेनॉइड बना रहे हो तो एंड्स में एकदम इस हिस्से को कह रहा हूं एकदम बाहर वाले हिस्से को, तो ये तो अब बाहर तो नियरली जीरो ही होती, मतलब बाहर जीरो, यहाँ तो जीरो क्यों होगी भाई, ये तो फिर भी थोड़ा पास है ना, फिर भी तो थोड़ा पास है, ये तो बिल्कुल दूर नहीं है जो जीरो हम नियरली है, तो यहाँ पे आधी हो जाती है आप कह सकते हो, है ना, बस दैट्स ऑल। और आपको पता है यार फिर जैसे जैसे आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड पे ये जो हिस्सा है ना ये हिस्सा ये लेफ्ट हैंड के लिए बता रहा है, ये राइट हैंड के लिए बता रहा है जो हाफ हो जाता है ना, ये मतलब कुल मिला के एंड्स को दिखा रहा है कि भाई आपके अंदर अगर म्यू नॉट एन आई है तो ये दोनों एंड्स पे दिखा रहा है कि एंड्स पे कम हो जाती है, तो इस तरह ग्राफ में हम इसको इस तरह दिखाते हैं, दोनों एंड्स की अपन यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, तो दोनों एंड्स को आपको यहाँ पे दिखाना होता है। और फिर उसके बाद ग्राफ जो एंड से भी नीचे है और ये नीचे कब होगा जब हम सोलेनॉइड से बाहर और बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो होने लगेगी, क्योंकि हम आइडियल सोलेनॉइड पढ़ते हैं। तो ये आपको अभी पूरा जीरो नहीं टच करना ग्राफ, क्योंकि पूरा एक्स एक्सिस पे टच करे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। मैंने बोला था ना नियरली जीरो होती है तो बहुत नीचे ग्राफ आ जाएगा, ये तो मैंने और थोड़ा और नीचे मतलब अब समझ सकते हो ग्राफ इससे तो नीचे आ रहा है तो इसको आपको बहुत नीचे ही मानना है, तो बहुत नीचे मतलब देखो ना यार ग्राफ की सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन है तो ये बाहर के लिए होगी ना, क्योंकि बाहर नियरली जीरो होती है, तो ये बात हुई। ये थे दोनों ग्राफ, तो नोट कर लीजिए और अब अपन आगे बढ़ेंगे। सो बढ़ते हैं चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो कितना फोर्स लगेगा। अब सारी फोर्सेस की इक्वेशन हम काफी ज्यादा पढ़ने वाले, फोर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं मैग्नेटिक फोर्स होना चार्ज। पहले हम बात करते हैं कि कोई मूविंग चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, यानी वेलोसिटी इज ऑल्सो फैक्टर, जो चार्ज मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी के साथ, जब कोई मूविंग चार्ज होता है ना तभी उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, v वेलोसिटी जाएगा, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब रेस्ट पे ना हो, मूव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो पूरा फोर्स ही जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि फोर्स होता है क्यों, इसकी डेरिवेशन नहीं करती हमको, बस इतना ही जानना है, क्यों फोर्स होता है क्यू v क्रॉस v, है ना, तो क्यू v क्रॉस v होता है। अब आपको इसका वेक्टर फॉर्म है यानी v क्रॉस, अब ये बात तो देखो सबको देख के लग रही है ना कि फोर्स जो होगा वो v क्रॉस v, जो v क्रॉस v की डायरेक्शन होगी उससे फोर्स निकलेगा, और फोर्स आपका वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाली क्वांटिटी हमेशा जिसका क्रॉस प्रोडक्ट किया उसके परपेंडिकुलर होगी। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो क्यू भी साइन थीटा से लिख सकते हो। अब देखो कोई अगर देखो ये तो ऐसा फंडा है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, है ना, फिर ये इसमें थीटा एंगल पे ये वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो देखो इस तरह चार्ज मूव कर रहा है, तो v क्रॉस v आप करोगे तो v क्रॉस v आपका आगे की तरफ है ना, खैर इसमें तो पता है
ये फिगर तो आपका ऐसे ही रफ बना हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। इसमें वी क्रॉस बी आई थिंक हमें ऐसा करनी पड़ेगी, खरीद तो एक रफ फिगर है, क्योंकि इसलिए आपको रियल में कैसे वी क्रॉस बी यूज करना वो इस फिगर में नहीं लग रहा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से, ठीक है। तो ये एक रफ फिगर बस आपको ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज अगर कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा थीटा एंगल पे, जैसे ये लगा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे इस तरह, मतलब कुल मिलाकर उसको दिखाया गया है बस। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज के जो, ये मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन वी क्रॉस बी से, इसमें अभी नहीं लग रहा वी क्रॉस बी इसके, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है ना, एक वो डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी के बराबर होती है, सबने पढ़ा है, वी क्रॉस बी करोगे उससे फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, एमएफ मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आता तो माइनस का क्यू वी क्रॉस बी आ जाता। और मैं आपको एक चीज बताऊं, फिर देख रहे हो फोर्स, ये माइनस क्या दिखा रहा है, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वही नेगेटिव चार्ज के लिए जैसा वी क्रॉस बी करोगे अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो उसका आंसर डाउनवर्ड जाएगा फोर्स का, फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ये बात है, तो इतना नोट कर लीजिए। मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वी क्रॉस बी आपको लगाना कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, वी की डायरेक्शन में आपको उंगलियां करनी है और बी की डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो वही वाला फंडा राइट हैंड थंब रूल का यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आप ये समझ जाओगे, वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसमें आपने क्या करना है, फिर मैं आपको फिगर भी बना के बताऊंगा खुद से अगर आपको बनाना पड़ा तो कैसे बनाना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, विच वे वुड द लॉरेंट्ज फोर्स बी फॉर ए एन इलेक्ट्रॉन एंड बी फॉर अ प्रोटॉन, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे लॉरेंस फोर्स वर्ड लिखा हुआ है, अभी उसको लॉरेंस फोर्स को इग्नोर करो, आप बस इतना समझो कि लॉरेंस फोर्स का मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। वो अपन अगले बार उसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ आप इतना समझो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है और कुछ नहीं, बस एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है विच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, विच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब आप समझो वी क्रॉस बी अगर आपको लगाना है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ट होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको बी की डायरेक्शन में कर्ल करना है ना, तो आप वी तो भले आपका सीधा कैसा भी हो तो उसकी डायरेक्शन में तो आपको उंगलियां करनी है। अगर आप कर्ल करना चाहते हो कि आप कर्ल अंदर की तरफ करोगे या बाहर की तरफ करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरल केस में यही आपको देखने को मिलता है ना, और यही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ट होगी या तो आउटवर्ड होगी। तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, लेकिन अगर आप ऐसी वाई एक्सिस बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसी थोड़ी, ये अगर वाई एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसी थोड़ी ना बनाओगे एकदम उसके, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में फिर आप कर्ल ही नहीं कर पाओगे ना यार, अंदर या बाहर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। और अंदर और बाहर कौन सी एक्सिस होती है? सिर्फ एक ही एक्सिस होती है जिसको आप अंदर या बाहर दिखा सकते हो, विच इज जेड एक्सिस। अंदर दिखाओगे तो मतलब उस साइड, अगर आप वो एक्सिस बनाना चाह रहे हो तो वही आप उसमें ही वाई एक्सिस को आप बना पाओगे, तो वही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो जैसे आपकी ये हो गई, फिर उतना आप क्या करो ना, इसको x मान लो, इसको x ही रहने दो, इसको y मान लो, और सॉरी इसको z मान लो, क्योंकि y आपको बोल रखा है ना, उन्होंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड आपकी पैरेलल होनी चाहिए टू द पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप जनरली क्या मानते हो, इस वाली को आप पॉजिटिव ले सकते हो, ये इसको आप पॉजिटिव ले रहे हो और बाहर जो आएगी उसको आप नेगेटिव लोगे, तो पॉजिटिव y एक्सिस अपन ऐसे अंदर की डायरेक्शन में यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो बाहर आएगी वो नेगेटिव हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा ही वैसे कर सकते हैं जनरली भी कि भाई वो तो हम चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे अपन ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब यही मान के अपन करते हैं कि जो हमारी है वो वाई एक्सिस जो अंदर की डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है उसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो अब अंदर, अब यहाँ पे आप सोचोगे ये तो 2D में मैंने बनाया इसलिए आपको कंफ्यूजन होगी, आपको ऐसे इमेजिन करना है, ये रही आपकी वाई एक्सिस, ये अंदर घुसती हुई वाई एक्सिस है, मान लो ये प्लेन है मेरे पास पूरा, या तो चलो ये मेरे पास एक प्लेन है, इसके अंदर ऐसी वाई एक्सिस चली गई, अंदर पेनिट्रेट हो गई, पूरी अंदर चली गई, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे अंदर जाती जा रही है, उधर से पैरेलल होते हुए इसके, ये यहाँ पे फंडा चल रहा है, ये तो अंदर है ही है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो भी ऐसे ही अंदर जा रही है। देखो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई, अंदर की तरफ हो गई, तो वाई भी अंदर, पॉजिटिव वाई भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर हो गई, दोनों पैरेलल, ये क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, बस इसमें फोर्स बताना है। अब यही अगर एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो तो क्या डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव मूव कर रहा हो तो क्या होगी। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज सबको पता है फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b की डायरेक्शन के बराबर होगी, तो डायरेक्ट v क्रॉस b कर दो, v क्रॉस b अंदर की डायरेक्शन में क्रॉस करोगे v क्रॉस b, तो फोर्स आपको मतलब उसमें क्या मिल जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में मिल जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव z एक्सिस,
इसको ये फिर नीचे नेगेटिव z एक्सिस हो जाएगी, ये नेगेटिव z एक्सिस हो जाएगी। तो आपका पहले वाले का आंसर आ गया पॉजिटिव z एक्सिस। और दूसरे वाले का आप आंसर निकालना चाहोगे फॉर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे निकालोगे? v क्रॉस b तो ऊपर आ रहा है ना, लेकिन नेगेटिव के लिए जो आंसर ऊपर आएगा वो उल्टा हो जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि उसमें v क्रॉस b की डायरेक्शन की अपोजिट होती है डायरेक्शन। अब v क्रॉस b अगर ऊपर आ रहा है तो उसका आंसर तो नीचे आएगा, क्योंकि v क्रॉस b की डायरेक्शन के अपोजिट होता है फोर्स फॉर अ नेगेटिव चार्ज माइनस z एक्सिस। ये दोनों आंसर चाहिए, नोट कर लीजिए सवाल को, प्यारा सवाल था। अब यहाँ पे अपने को कुछ 3 केसेस पढ़ने हैं, उन केसेस को देखेंगे आप अपन आगे, ठीक है? तो इस तरह आगे अपन बढ़ेंगे, ठीक है? तो बस इतना पहले देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना भूल गया, केसेस करने से पहले 3 केस रहेंगे, उससे 3-4 केसेस, उससे पहले अपन एक 2-3 छोटी मोटी बातें देख लेते हैं, जिसमें पहले आप फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आया ना अपने पास, विच इज QEV sin थीटा, उससे आप क्या कर सकते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? फोर्स हो जाएगा आपका न्यूटन, ये हो जाएगा कूलम, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा टेस्ला। और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, टेस्ला का भी मेरा, ठीक है? सही समझ गए आप इतना? फिर टेस्ला की आपको SI यूनिट मिल गई, कूलम, फिर Q इज इक्वल टू IT होता है, कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड लिख दो, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो टेस्ला आपको यहां से मिल गया न्यूटन एम्पियर मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ये देख लीजिए इतना, ये आ गया टेस्ला की SI यूनिट। टेस्ला तो होता है, इसी को ही आप टेस्ला बोलते हो SI में, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब अपन एक काम करते हैं, ये तो हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में निकाल लेते हैं, कहीं MCQ वगैरह में पूछ रहे तो। न्यूटन होता है mLT माइनस 2 एम्पियर, तो एम्पियर भी अपने आप में ऐसा ही होता है, एम्पियर तो अपने आप में वही होता है, फंडामेंटल ही होता है, और मीटर की जगह L लिख सकते हो, L-1, ठीक है? अब बस इसको सॉल्व कर लो, L 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, T माइनस 2 A माइनस 1, या आ गया अपने पास टेस्ला का डायमेंशनल फॉर्मूला, विच इज MT माइनस 2 A माइनस 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, MT माइनस 2 A माइनस 1, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन बताता हूँ, जिससे आपका v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालना और अच्छे से आप पता लगा पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे प्लस चार्ज है और ये मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी वो अंदर की डायरेक्शन में, v वेक्टर इसका इनवर्स है ना? अब जैसे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी स्ट्रेट वाली, मतलब कोई ना कोई तो एक अंदर हाथ होना चाहिए, तो वेलोसिटी अंदर या बाहर होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड तो वही यहाँ पे वेलोसिटी है और उतना फिर मैग्नेटिक फील्ड है, तो कुछ ऐसे, ये ओके। सो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, v की डायरेक्शन में आप उंगलियां करोगे, v क्रॉस b, तो आपका फोर्स ऐसा आएगा। आपको पता है फोर्स पूरा सीधा नहीं आएगा, क्योंकि b आपका हल्का सा टेढ़ा है ना, b एकदम ऐसा नहीं, तो v क्रॉस b को करने के लिए आपको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा उंगलियों को, v क्रॉस b थोड़ा नीचे ले जाओगे तो फोर्स ऐसा आ जाएगा थोड़ा, ठीक है? फोर्स आपका यहाँ लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और वहीं सेम क्वेश्चन अगर नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाए, तो अगर सेम क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज बोल दिया हो तो कैसा करेंगे, वो भी देख लेते हैं। सेम बना लेते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी वेक्टर अंदर। अब देखो वही बात है, v क्रॉस b तो ऐसी आएगा, v अंदर क्रॉस b, ये फोर्स तो ये आएगा, बट नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा ऐसा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए v क्रॉस b के अपोजिट जाता है फोर्स। फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वाला अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। तो नोट कर लीजिए इतना, ये कुछ अपने छोटे मोटे क्वेश्चन देख लिए। अपन 3 केसेस के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब 3 केसेस काफी इंपॉर्टेंट देंगे, उसके बाद एक और 4 केस है मतलब टोटल, तो शुरू करते हैं जल्दी से, अपन उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। 3 केस हो जाएंगे आपके। पहले आपका हो गया केस 1, विच इज वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। केस 1, v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, ठीक है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो कुछ इस तरीके का आपको फिगर दे रखा है यहाँ पे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में पार्टिकल की, जैसे कोई q चार्ज है तो वेलोसिटी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, b वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो देखो ना, अब आप फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, विच इज QEV sin थीटा, या वेक्टर फॉर्म भी लगा लो। वेक्टर फॉर्म लगाने की यहाँ जरूरत क्या है, क्योंकि थीटा चाहिए ना आपको, थीटा दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में, थीटा 0, क्योंकि थीटा v और b के बीच का एंगल होता है, sin 0 0 होता है, तो फोर्स आपका 0 हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा।
वहीं केस 2 आपका क्या कहता है कि जब दोनों एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री के हो। केस 2 आपका ये कहता है v वेक्टर एंड b वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अगर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी अगर ऐसे जा रही है, लेकिन वेलोसिटी जैसे q चार्ज है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, b उधर वेलोसिटी उधर, तो q फोर्स हो जाएगा q v b sin 180 और sin 180 भी जीरो ही होता है, तो फोर्स यहाँ पे भी जीरो ही लगना है। तो मतलब समझ लो फोर्स यहाँ पे जीरो ही आएगा। फोर्स कब कब आपका जीरो आएगा कि भाई जब इस तरह का आपको देखने को मिले, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल मिले तो फोर्स आपको यहाँ पे जीरो देखने को मिलेगा। इतना देख लीजिए। अब बढ़ेंगे तीसरे केस की तरफ। ओके, सो थर्ड केस की तरफ चलते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये केस, इसमें v वेक्टर परपेंडिकुलर होता है b वेक्टर, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे रहेगी। कैसे रहेगी, मान लेते हैं एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है पूरी, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी अंदर की तरफ है, ये पूरी इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और आपका जो पार्टिकल है ना वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। क्यू चार्ज है, मान लो पार्टिकल में क्यू चार्ज है आपका, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब देखो यार, पहले से फोर्स कहां लगेगा, v क्रॉस b, तो फोर्स यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा, तो इस पे फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स। अब देखो यार, ये वेलोसिटी यहाँ है, फोर्स यहाँ है, मतलब आगे जाना चाहता है लेकिन फोर्स ऊपर खींच रहा है, तो पार्टिकल नेट ऐसे चला जाता है, यहाँ पे ऐसे चला गया। फिर आगे भी यही काम होगा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी, अब ये क्यू चार्ज आपका मान लो यहाँ आ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्यू चार्ज मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस पे कंटिन्यूअसली वेलोसिटी तो अभी भी आगे के डायरेक्शन में होगी, लेकिन फोर्स कहाँ होगा, वेलोसिटी इसके आगे ही होगी ना अभी भी, नहीं सॉरी, वेलोसिटी अब आगे क्यों होगी, आगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल तो ऊपर मूव कर गया ना, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में होगी अब, क्योंकि पार्टिकल तो ऊपर मूव कर चुका है। अब v ऊपर मूव कर चुका है तो पार्टिकल वेलोसिटी ऊपर हो गई, v क्रॉस b, अब फोर्स अगला यहाँ लगेगा, यानी वेलोसिटी ऊपर है लेकिन इस पे फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स अब ऐसे अंदर के डायरेक्शन में लगेगा, समझ लो। देखो यार, v क्रॉस b फोर्स ऐसे लगेगा यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे फोर्स लग जाएगा, बढ़िया है भाई। अब वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल अगेन नेट ऐसे चला जाएगा, बीच में से ऐसे चला जाएगा, ठीक है, मतलब आप समझ लो, वेलोसिटी अगर आगे, फोर्स ऊपर है, तो पार्टिकल बीच में से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पार्टिकल की वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नीचे जाएगा पार्टिकल आगे, मतलब, और देखो ना v क्रॉस b, अब फोर्स नीचे लग रहा है पार्टिकल पे, अब हर एक इंस्टेंट पे v क्रॉस b करके देख लो ना, ठीक है। अब देखो v क्रॉस b से फोर्स नीचे आ गया, फोर्स नीचे, वेलोसिटी आगे, पार्टिकल ऐसे चला जाएगा। अब मान लो यहां आ गया, वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में, v आपको हाथ पहले ऐसे रखना है, क्रॉस b, देखो ना, सॉरी ऐसा नहीं, सॉरी गलत कर दिया मैंने, v क्रॉस b ऐसे लगेगा फोर्स, v नीचे की तरफ, क्रॉस b अंदर की तरफ, तो पार्टिकल की वेलोसिटी आगे, फोर्स इस पे यहां लगेगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे करते करते अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ऐसे आएगा आगे और ये सर्कल इसका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा परफेक्ट सर्कल बनाइएगा ऐसे, तो इस तरह उसका पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला, इससे हमको ये देखने को मिला कि पार्टिकल पे जब फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर काम करे, हर एक इंस्टेंट पे आप देख लो फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होगी, फोर्स यहाँ पे, वेलोसिटी नीचे, फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, देखो हर जगह पे। तो ये कैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, जिसमें सेंटर की तरफ फोर्स होता है, ये वेलोसिटी होती है। अब इसके पास ये वेलोसिटी तो समझ रहे हो, ये वेलोसिटी क्या है, जो इसकी डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि जो फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स है ये, जो कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम निभा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम निभा रहा है, और ये क्या कर रहा है, बार बार इस पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, बट यहाँ पे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसके कारण पार्टिकल की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है और पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, स्पीड कांट चेंज हियर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है,
वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जिससे हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज होगी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब कहने का मतलब वेलोसिटी इफ अ वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये तो कंडीशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। और पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी होगी, यहाँ पे देख लो एक बार अच्छे से, बस इतना आपको उसके बारे में देखना था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसके बारे में और कुछ बताना है क्या? नहीं, बस हाँ यहाँ पे एक चीज में और बताना भूल गया आपको, फोर्स होता है क्यू भी साइन थीटा, तो आप समझ ही गए होंगे ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे, तो साइन 91 होता है, तो क्यू भी बच जाएगा बस यहाँ पे फोर्स, इतना समझ लो भाई। और यहाँ पे इस केस में क्या है, यहाँ पे वही मैंने बता दिया, डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, वगैरह डायरेक्शन वगैरह तो मैं बता चुका हूँ ना, ये दोनों 90 पे होती है, तो उसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन हो जाएगी। Here, particle is performing uniform circular motion. Magnetic field force is playing the role of centripetal force. अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी यहीं पे बता देता हूँ। अब जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स यानी FM वेक्टर, ई जहां मैंने सिर्फ F वेक्टर लिखा है वो समझो FM वेक्टर ही लिखा है, फोर्स वेक्टर मतलब है तो मैग्नेटिक फोर्स, उसका FM वेक्टर लिख लो, और वही यहाँ पे FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। देख लीजिए, अब मैग्नेटिक फोर्स में निकाल चुका हूँ QVB, कहने का मतलब यहाँ पे अपन से मैग्नीट्यूड्स को भी इक्वेट कर रहे हैं, डायरेक्शन से कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, इक्वेट करते समय फॉर्मूला निकालना है हमको, तो यहाँ पे तो फोर्स होता है यहाँ पे मैग्नेटिक QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाय r। मान लेते हैं इस जो लूप बन गया ना, इसका पाथ, इसका जो सर्कुलर पाथ बन गया, उसकी रेडियस छोटा आ रहा है, ये पाथ की रेडियस छोटा आ रहा है, तो v से v कट गया, यहाँ पे v क्या है उस पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है भाई, मतलब चार्ज की वेलोसिटी कह सकते हो। यहाँ से आपको रेडियस का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया? रेडियस का फॉर्मूला mv/qb। नोट दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके, देख लीजिए। अब इस फॉर्मूले को आप अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे इसकी जगह मास इनटू वेलोसिटी की जगह मोमेंटम भी लिख सकते हो, मोमेंटम अपॉन qb, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से उसको मॉडिफाई। एक तो हो गया mv/qb, एक हो गया मोमेंटम बाय qb, दो फॉर्मूले तो यही बन गए, इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको और फॉर्मूले बता देता हूँ। फिर मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो। अब रेडियस का एक फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है, मोमेंटम की जगह √2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स पे क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई मोमेंटम की जगह √2m की कैसे लिख दिया, तो मोमेंटम का फॉर्मूला, एक सेकंड, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv² होता है। अब m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो, हो जाएगा हाफ 1/2m m² v², तो mv का होल स्क्वायर बन गया ये, यानी ये क्या बन गया? मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक देखो, फिर यहाँ से मोमेंटम निकालोगे तो √2m टाइम, ये 11th की डेरिवेशन थी, √2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब सबको पता है यार, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। फिर अब कभी कभी पता है इस फॉर्मूले की जगह आप वर्क डन की जगह काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के एनालॉग की तरह हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा एक, अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसा समझ सकते हो कि वर्क डन अगर कभी पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे वो कैसे भी आप समझो, लेकिन आप बस इतना समझो कि वर्क डन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की तरह बराबर आप लिख सकते हो। मतलब उसका क्वेश्चन आपको उसी तरीके से आप फ्रेम होकर देंगे, अगर इस फॉर्मूले पे देंगे ना, तो आपका ऐसा होगा वर्क डन यहाँ पे जो एक्सटर्नल होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आप समझ सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी आपका डेल्टा वी इंटू क्यू आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पुट कर दो डेल्टा वी इंटू क्यू। अब कई की जगह वी भी लिखा होता है, अपन ने डेल्टा भी लिखा, वो क्वेश्चन में जो भी आएगा, लेकिन आप समझ सकते हो कहीं वी भी लिखा होता है, अपन ने डेल्टा भी लिखा है, ठीक है, वो कुछ उसकी कोई यहाँ पे देख चिंता नहीं है, वो तो क्वेश्चन आएंगे तो अपन समझ जाएंगे किस तरह अपने को करना होगा वहां पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जगह बस लिख दो डेल्टा वी इंटू क्यू, 2m टाइम्स डेल्टा वी इंटू क्यू, एक फॉर्मूला ये बन गया अपॉन क्यू। देखो कितने फॉर्मूले मैंने बता दिए, मैं बोल रहा हूं एक बार आप अलग से नोट कर लो, यहाँ थोड़ा हॉचपॉच हो गया, नोट कर लो। पहला फॉर्मूला रेडियस होता है mv/qb, अलग से लिख लो आप। दूसरा रेडियस नीचे लिखो, उसके रेडियस इज इक्वल टू मोमेंटम बाय qb। तीसरा फॉर्मूला लिखो रेडियस इज इक्वल टू √2m ke बाय qe, सॉरी qe नहीं यार qb है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला ये लिख लो, फिर चौथा फॉर्मूला लिखो, फिर छोटा ब्रैकेट में ये लिख लो, पहले काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लिख सकते हो आप, फिर चौथा फॉर्मूला लिख लो काइनेटिक एनर्जी की जगह डेल्टा वी इंटू क्यू लिख करके ऐसा बना लो एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूँ, जो डेल्टा वी इंटू क्यू वाला ये बस थोड़ा और सॉल्व करके अपन लिख रहे हैं, एक बार ये भी देख लो भाई। अब देखो ना यार, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो आप, रेडियस हो जाएगा आपका यहाँ पे 2m टाइम्स डेल्टा वी इंटू क्यू, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना 2m डेल्टा वी क्यू की पावर 1/2, मैंने क्यू पे से रूट हटा दिया, उसकी पावर 1/2 लगा दी क्यू की। अब इसको देखो ना, बेस के में पावर अलग अलग है तो माइनस हो जाएगी पावर, तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -1/2, तो ये हो जाएगा 2m डेल्टा वी क्यू की पावर -1/2।
अपॉन बी, और माइनस माइनस का मतलब वो चीज डिनोमिनेटर में आएगा, 1/2 है ना रूट में, तो डिनोमिनेटर में तो आएगी कि माइनस 1/2 है ना, रूट भी आएगा, तो 2m डेल्टा v अपॉन b टाइम्स रूट। मैं चेक कर लेता हूँ ये वाला फॉर्मूला जो कि कहता है 2m टाइम्स 2m डेल्टा v बाय q। ठीक है भाई, सही है। बस तो इसको और अच्छे से लिख लो, 1/b अलग से कर लो, तो फिर 2m डेल्टा v डिवाइडेड बाय एक फॉर्मूला ये नोट कर लो रेडियस। मैं देख लेता हूँ और कुछ फॉर्मूले बचे क्या यहाँ पे, थोड़े के ज्यादा फॉर्मूला है। चलो भाई इतने, ये फॉर्मूले तो इतने ही थे, हाँ ये फॉर्मूले इतने थे। अब जैसे आप समझ लो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर, इतना नोट कर लीजिए सारे फॉर्मूले। पार्टिकल यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या भाई कि भाई उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं मैंने उसका टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे अपन क्या निकालते हैं, जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो अपन क्या निकालते हैं, पार्टिकल का एक चक्कर में कितना टाइम लगा, एक चक्कर में, और एक चक्कर जब लग गया होगा पार्टिकल ने 2πr डिस्टेंस कवर कर ली होगी, मान लेते हैं इस पाथ का रेडियस छोटा r है, और स्पीड इसकी मान लेते हैं, मतलब स्पीड कह लो वेलोसिटी कह लो, उसकी हमें दिक्कत नहीं, तो मान लेते हैं उसकी घूमने की वेलोसिटी v थी, ये v वेक्टर था तो स्केलर में लिख दिया मैंने v, मतलब मैग्नीट्यूड लिख दिया v। तो टाइम पीरियड आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और अब देखो यार यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, रेडियस के आप अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे पुट करके, टाइम के भी अलग अलग, क्योंकि रेडियस के पहले बहुत फॉर्मूले पड़े वो सब, अब यहाँ पे रेडियस के सारे फॉर्मूले पुट करके देखो, टाइम के भी अलग अलग फॉर्मूले मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको कैसा चाहिए होगा यहाँ पे। ओके, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए अगर आपको चाहिए टाइम पीरियड का, तो रेडियस की सबसे बेसिक इक्वेशन डाल दो, mv/qb, बाकी तो आप सारे पुट करके निकाल सकते हो। mv, इतने याद करने की जरूरत नहीं, आप ऑन टाइम डेरिवेशन छोटी छोटी कर सकते हो ना, तो याद करने की जरूरत इतना यहाँ पे है नहीं। ओके, तो v से v कट रहा है यहाँ पे 2πm/qb, तो यहाँ से टाइम पीरियड मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, अगेन अलग अलग फॉर्मूले से टाइम पीरियड निकाल के उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भी आप निकाल सकते हो। qb/2πm टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होती है। फिर ओमेगा कैसे निकाल सकते हो, इस पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, ओमेगा होता है 2π टाइम्स f, 2πf एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। फिर अगेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो अगर अलग तरीके से फॉर्मूले बनाओ तो। बट यहाँ पे अपन सबसे जनरल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, qb/2πm। मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह पुट कर दिया, 2π से 2π काट दिया, ओमेगा का फॉर्मूला आपको मिल गया qb/m। ये सारे फॉर्मूले भी आप नोट कर लो, देख लीजिए। बाकी ये सारे फॉर्मूले की जो कथा थी यहाँ पे समाप्त हुई, मतलब सारे फॉर्मूले आप कंप्लीट समझ सकते हो, फॉर्मूले आपके हो गए सारे। अब अपन कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ करने हैं, वरना इसके लास्ट देखें एक और लास्ट केस की तरफ बढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अब यहाँ पे काफी प्यारा सा पॉइंट आपको देखने को मिलता है, विच इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी चार्ज इज ऑलवेज जीरो। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वर्क आपको देखने को मिलता है किसी भी चार्ज पे, वो हमेशा जीरो होता है। जो अभी तक अपन ने 3 केसेस पढ़े, तीनों केसेस में आप देख लो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा। कैसे देखो, पहला केस था जब मैग्नेटिक फील्ड थी, चलो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, इससे दिखेगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड और जो फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। सॉरी फोर्स क्यों लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल थी। इससे आप क्या देख पा रहे हो, दोनों आपस में पैरेलल है। तो हमने देखा था फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया था, और अगर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा, अगर फोर्स आप वर्क डन निकालना चाह रहे हो बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज, तो आपको उसके लिए फोर्स भी मैग्नेटिक फील्ड का चाहिए होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण आप वर्क डन निकाल रहे हो ना, तो फोर्स भी आप मैग्नेटिक फील्ड का लिखोगे, और उसने चार्ज को कितना डिस्प्लेस किया वो लिखोगे। यही जीरो है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। भाई दूसरे केस में भी तो आपका सेम ही था ना, कि अगर आप दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के अपोजिट थी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो था, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज यहाँ पे भी क्या हुआ, जीरो हो जाएगा। तीसरा केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखो सबने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। और जो मैंने आपको बड़ा सा एक फिगर बनवाया था जिसमें अपन सारे उसका सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहे थे, तो आपने हर जगह देखा होगा ना कि भाई इस पे जो फोर्स लगने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का, और वेलोसिटी हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे थे, ये सब था। अगर मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो वही बात ना, फिर यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा था, इसकी वेलोसिटी नीचे थी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे आगे थी, तो फोर्स ऐसे अंदर था। मोरल ऑफ द स्टोरी देखना अपने को यहाँ पे ये है कि दोनों हमेशा 90 पे थे, फिर आगे भी ऐसे वेलोसिटी वेक्टर ऊपर चलेगा, फोर्स भी यहाँ पे अंदर की तरफ होगा।
यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फोर्स अब आपको सबको पता है ना यार। अब छोटे छोटे आप एलिमेंट से देख लो, डीएस एलिमेंट, छोटा छोटा डीएस एलिमेंट, तो वर्क डन होता है एफ डी एस कॉस थीटा, ये भी अपन 11th में पढ़ा है फॉर्मूला। अब अगर मैं छोटे छोटे डीएस को स्टडी करूं, इतना डीएस ले लिया, यहाँ इतना छोटा सा मैंने डीएस एलिमेंट ले लिया, या ये डीएस एलिमेंट ले लिया, ये डीएस एलिमेंट ले लिया, तो छोटे से डीएस एलिमेंट की जो वेलोसिटी है वो आगे की डायरेक्शन में, छोटे से डीएस एलिमेंट में वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में, तो छोटा सा डीएस एलिमेंट आगे मूव करेगा, और फोर्स छोटे से डीएस एलिमेंट के अंदर लग रहा है, दोनों आगे 90 डिग्री पे, तो एफ एस कॉस 90 जीरो होता है, एफ डी एस कॉस 90 अगर मैं देखूं तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा बाय मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे फोर्स ले लो मैग्नेटिक फील्ड वाला, फोर्स काम कर भी रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, तो भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस जीरो हो गया। यहाँ पे फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है भाई, ये बात पक्की बात है, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है, कॉस के कारण वो जीरो हो गया। तो बस ये देख लीजिए, ये तीनों केस मैंने आपको बता दिए। अब अपन चौथा केस वो वाला जो अपन पढ़ रहे थे, 3 केस अपन ने पढ़ लिए, जिसमें पहले फोर्स और वेलोसिटी से जीरो पे एंगल पे थी, एक पे 180 एंगल पे थी, और तीसरे पे सर्कुलर मोशन हो रहा था। 3 केस ही हो गए। चौथा केस अब देख लेते हैं कि पहले में तो आपने देख लिया कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक में 0 एंगल पे थे, दूसरे वाले में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड 180 पे थे, और तीसरे वाले में आपका फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पे थे, 90 डिग्री के एंगल पे थे। तो बस अपने 3 केसेस ही देख ली। हाँ ठीक है, V इज परपेंडिकुलर टू B करके हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैंने आपको हेडिंग बता दी, ऐसी हेडिंग चली हुई थी। अब चौथा केस है व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 180, कोई भी एंगल यहाँ पे 90 भी नहीं है, कोई आर्बिट्री एंगल पे अगर आ जाए थीटा, तो सबको पता है अगर आर्बिट्री एंगल आ जाए तो उसके 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं कि नहीं, 2 कंपोनेंट्स। तो बस अब वही वाला केस पढ़ने वाले। फोर्थ केस, किसका फोर्थ, इसका फोर्थ केस नहीं, ये तो हो गया 0 होना था। फोर्थ केस अब अपन पढ़ेंगे, जो 3 केस अपन पढ़ चुके हैं, थर्ड वाला सर्कुलर मोशन हो रहा था, उसके बाद वाला केस। जल्दी से अपन वो वाला केस देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई अगर जब हमारा केस 4, जब थीटा आपका, मतलब थीटा क्या हो, आर्बिट्री एंगल हो, एनी आर्बिट्री एंगल, और आर्बिट्री एंगल पे आप लिख लेना, जो अपन 3 केस पढ़ चुके हैं उनमें से कोई भी एंगल नहीं होगा। अब यहाँ पे अलग एंगल हुआ कोई, देख लो भाई कैसा एंगल। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे अलग सा एंगल है। फिर जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो आपका जो पार्टिकल जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो। ये तो एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं, पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे, यानी थीटा एंगल पे दोनों के बीच का कोई भी आर्बिट्री एंगल है, ठीक है। ये जो पढ़ चुके हैं वो वाला एंगल नहीं है। अब जैसे आप इसके 2 कंपोनेंट करोगे, देखो इस तरीके का बना हुआ है, ओके, यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है। अब मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे पे किसी एंगल पे। अब ये तो वही आपकी वेलोसिटी का एक कॉस कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम v पैरेलल कह सकते हैं। v पैरेलल का मतलब कॉस कंपोनेंट, जिसको मैं लिखूंगा v cos थीटा और v sin थीटा, और ये था v, ये वेलोसिटी यहाँ थी थीटा पे, वेलोसिटी वेक्टर, उसके 2 कंपोनेंट्स अपन यहाँ कर लिए। अब आपको हमेशा याद रखना है, अब आप यहाँ पे इमेजिन करना है, तो ये कॉस वाला कंपोनेंट पार्टिकल को आगे बढ़ा रहा होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। हमेशा एक मेरा नोट पॉइंट रखना कि जो v पैरेलल है ना, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो ds होगा वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, पैरेलल वेक्टर, जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है ना, तो पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का उधर ही जाएगा। यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या करता है, उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेके जाता है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में उसको आगे बढ़ाएगा, ये वाला कंपोनेंट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड में उसको आगे बढ़ाएगा चार्ज को। लेकिन जो ये कंपोनेंट है, साइन वाला कंपोनेंट, वो क्या कर रहा होगा, पार्टिकल को क्या कर रहा होगा, पार्टिकल को परपेंडिकुलरली ले जा रहा होगा। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे, समझ, देखो यार, पार्टिकल अब जाएगा तो ऐसे, ठीक है, पार्टिकल की ये जाने की आगे की वेलोसिटी हो गई v cos थीटा। अब ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, वो क्या करेगा, पार्टिकल को आगे तो ले जाएगा, अब आगे लगेगा, और ये एक इस पे ऊपर साइन थीटा वाला कंपोनेंट लग जाएगा। तो ये जो 2 कंपोनेंट है, एक तो ये आगे लेके जा रहा है और एक ही साथ में ऊपर लग रहा है, समझ लो, एक आगे लेके जा रहा है और एक ऊपर ले जाना चाहता है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक पार्टिकल को आगे ले जाएगा और एक सर्कुलर मोशन करवाएगा, ठीक है। तो मैं रीड कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा हो तो, ओके, क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू v पैरेलल पार्टिकल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन ड्यू टू v पैरेलल, ठीक है। ड्यू टू v परपेंडिकुलर पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि सबने पढ़ा है यार, वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर होती है टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ना यार, जब v एंड b आर परपेंडिकुलर, वही नहीं बन गया क्या यहाँ पे,
वही नहीं बन गया था, वेलोसिटी वेक्टर आगे के डायरेक्शन में, वेलोसिटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आगे के डायरेक्शन में। देखो यार मैग्नेटिक फील्ड आगे के डायरेक्शन में, लेकिन परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 है। मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 है। तो ये वाले केस में क्या होता है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा कि इस कंपोनेंट का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 बन रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको घुमाता जाएगा घुमाता जाएगा घुमाता जाएगा, और कॉस वाला कंपोनेंट उसको आगे बढ़ाता जाएगा। तो कंबाइनिंग बोथ द मोशन, एक तो लीनियर मोशन पार्टिकल का ऐसे होगा और साथ में सर्कुलर भी जाता जाएगा। तो पार्टिकल यहाँ पे कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा, यानी आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। और इस पाथ को अपन कहते हैं हेलिकल पाथ। पार्टिकल परफॉर्म्स हेलिकल पाथ हियर, जब दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हियर एक ये पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। एक उसको पैरेलल आगे ले जा रहा होगा, परपेंडिकुलर उसका सर्कुलर मोशन करा रहा होगा, और कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 पे होगा। ओके, तो ये बात हो गई। तो ये हेलिकल पाथ आपको देखने को मिलता है। और कुछ बताना रह गया, चलो इतना है। हाँ, अब एक चीज मैं आपको ये बताना भूल गया यहाँ पे कि ये जो होता है ना, दो कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम पिच कहते हैं। समझ लो, मतलब एक सर्कुलर पाथ ये हो गया, एक सर्कुलर पाथ ये हो गया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को पिच कहोगे। एक सर्कुलर पाथ ये होगा, दूसरा ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी भी पिच ही होगी, सेम ही होगी, है ना। एक पर्टिकुलर हेलिकल पाथ के लिए दूरी सेम रहेगी कंटिन्यूअसली, तो कॉमन सेंस से अपन कह सकते हैं वो तो सेम ही रहेगी ना, वो कैसे बदलेगी। पिच का फॉर्मूला, अब देखो पिच क्या है, पिच हॉरिजॉन्टल आगे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और आगे के डायरेक्शन में उसको लेके कौन जा रहा है, वी पैरेलल लेके जा रहा है। तो पिच क्या है, एक तरह की डिस्टेंस है। मान लो पिच यहाँ पे एक्स रह रही है, तो ये जो एक्स पिच है वो क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट है, तो वो वेलोसिटी इनटू टाइम, कुछ भी कह लो, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी कौन सी आएगी, पैरेलल की परपेंडिकुलर, पैरेलल आएगी। परपेंडिकुलर का तो कोई लेना देना नहीं ना आगे ले जाने में। पिच जो आगे की डायरेक्शन में है ना पिच, तो और आगे उसको भी पैरेलल लेके जा रहा है इनटू टाइम। और कैपिटल टी का मतलब क्या है, विच इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ वन सर्कुलर, वन यूसीएम। एक यूसीएम जो उसने करा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो चक्कर लगाया, उसका जो टाइम पीरियड है वही बराबर होता है एक पिच को कवर करने का। तो टाइम पीरियड ऑफ वन यूसीएम ये इक्वल होता है पिच कंप्लीट करने के टाइम के, पिच कंप्लीशन टाइम, वन पिच कंप्लीशन टाइम। समझ लो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है, अब ये बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे सर्कुलर मोशन देख रहे हो, एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा होगा, वो जो टाइम होगा वही वो टाइम बराबर होगा इस पिच को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, इतने हिस्सा को, यानी एक सर्कुलर मोशन हुआ होगा उतने में पिच भी कंप्लीट हो गई होगी। तो टाइम दोनों बराबर ही है पिच को कंप्लीट कर। यहाँ पे क्या टाइम लिखना चाहिए, जो पिच को कंप्लीट करने में लगेगा, और पिच को कंप्लीट करने वाला टाइम क्या है, सर्कुलर मोशन के टाइम के बराबर है, विच इज कैपिटल टी। तो ये हो गया। फिर एक्स को आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, वी पैरेलल इनटू 2 पाई n बाय क्यू बी, इसका फॉर्मूला तो अपने निकाल चुके हैं ना, तो ऐसे आप देख सकते हो 2 पाई n बाय क्यू बी। सही है अपना आंसर, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ, तो चलो ठीक है, यहाँ पे भाई आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला डाल दिया, यही है ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है बढ़िया है। अब इस तरीके से आपने देख लिया, अब इसमें और भी कुछ बताना बाकी रह गया, मेरे हिसाब से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फोर्थ केस अपना, ठीक है ओके, क्या हो गया भाई अपना ये वाला टॉपिक। तो बस एक केस देख लीजिए एक बार, इससे अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ये केस पे। ओके सो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो वाला जो कंसेप्ट था उसमें आपको क्वेश्चन जरूरी है, पिच वाला जो कंसेप्ट था ना। हाँ, तो उसमें कह रखा है आपको एक इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी आपको आई कैप में भी दे रखी है, जे कैप में भी दे रखी है, यानी वो जो वेलोसिटी है वो दो मतलब आई कैप में भी है, जे कैप में भी है। एंटर द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जे कैप में ही दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एस्टिमेटेड डिस्क्राइब्ड बाय इट, यानी रेडियस निकालना है आपको, ठीक है। वेल रोटेट, ठीक है, आगे क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में दे रखी है, तो आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना लो, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब आपको जो बोल रखा है पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आई में भी है, जे में भी है, यानी कुछ पार्टिकल अगर मान लो क्यू चार्ज है मान लो, तो इसकी एक वेलोसिटी इधर आई में भी होगी, एक्स में यानी, और इधर जे में भी होगी, सॉरी वाई में, दो वेलोसिटी होगी। अब सबको पता है यार, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है ना, वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहलाती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज सीखने को मिलेगी कि क्वेश्चंस में आप वी परपेंडिकुलर कौन से लोगे, हमेशा याद रखना जो रेडियस निकलता है ना, एम वी बाई क्यू बी होता है, उसमें एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी होता है, यानी अगर आपको रेडियस चाहिए ना, तो उसमें आपको जो वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए वो परपेंडिकुलर चाहिए होगा, क्योंकि वही कॉज कर रहा है रेडियस, क्योंकि रेडियस बन क्यों रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर कंपोनेंट करा रहा है, जब यहाँ पे वही वाली वेलोसिटी आएगी।
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, वी वाई तो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो Vx है ना, ये देखो ना 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है ना दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ Vx परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका Vx होगा। तो बस सारी वैल्यूज को पुट कर दो। क्या दे रखा है यहाँ पे, पार्टिकल आपका एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको ई की यहाँ पे क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन लिख लो, मतलब तो मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, सब कुछ ऐसा ही में डालेंगे। वी परपेंडिकुलर आपको एक्स कंपोनेंट चाहिए होगा यहाँ पे, और उन्होंने आई कैप की फॉर्म में दे रखा होगा, बट कंपोनेंट्स तो आपने डिसाइड कर लिया ना। अगर आपको आई कैप जे कैप कुछ नहीं बता रहा, बस डायरेक्शन बता रहा है, बट आपको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना यहाँ पे, तो आपको बस ये तो पता चलेगा कि आपको वेलोसिटी एक्स वाली लेनी है, ठीक। तो एक्स का मैग्नीट्यूड बस पता चल जाए, पुट कर देना। एक्स में आपको दे रखा है 10 टू द पावर 7 मीटर, सॉरी 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड आई कैप में दे रखा है, और 0.5 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकंड, 10 टू द पावर 5 मीटर 7 मीटर पर सेकंड आपको जे कैप में दे रखा है। फिर कुल मिला के एक्स में जो आपको दे रखा है वो 10 टू द पावर 7 है। वाई में भी कुछ दे रखी है आपको। चार्ज आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है वो तो भाई अब वाई में ही, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए 0.5 मिली टेस्ला, तो यार 10 टू द पावर -3 कर दूंगा मैं उसको, टेस्ला में चाहिए। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो रेडियस मिल जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको आगे अपन देख लेते हैं यार, वीडियो की ज्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो बस वाइल, अब इसमें पूछा वाइल रोटेटिंग डज द पार्टिकल ट्रेस अ लीनियर पाथ टू, सबको पता है पार्टिकल एक लीनियर पाथ भी करेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या एक कंपोनेंट ऐसा भी है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट पार्टिकल को आगे लेके जाएगा और ये इसको घुमाएगा। अब यहाँ पे लीनियर पाथ आप लिख देना यस, और दिस पाथ कैन बी ट्रेस्ड एट, तो आप लिख के बता देना पाथ बनेगा कैसे, तो आपको काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा यहाँ पे अगर आप इसे पाथ बना के बताओ कैसा। ये पार्टिकल क्योंकि वी वाई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल कंपोनेंट पार्टिकल को आगे ले जाता है, मतलब पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा यहाँ पे, देखो क्योंकि वी वाई क्या है, वी वाई हमेशा पैरेलल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो वी वाई यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट हो गया, तो वी वाई पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाएगा, और एक्स कंपोनेंट है कंटीन्यूअसली परपेंडिकुलर वाला काम कर रहा है जो पार्टिकल को घुमाते घुमाते ऊपर लेके जाएगा। तो ये पार्टिकल का देखो पाथ होगा, और यहाँ पे लीनियर पाथ भी रहेगा, एक ऊपर की तरफ लीनियर पाथ, कुछ तो यस लिख देना आप, और इस तरीके का पाथ होगा। इफ सो, अगर ऐसा है, कैलकुलेट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे बोल भी दिया, लेकिन सबको पता है ना पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन हमने कह दिया, लेकिन हमको तो पता है ना वो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन के बराबर ही हम कहते हैं जनरली, उसके बराबर ही होता है, ठीक है। तो बस पिच आप निकाल लो यहाँ से, which is v parallel into time, मैंने बताया ना v parallel into time लोग यहाँ पे लिखो, भाई क्या कर रहा है पिच को बना रहा है, v parallel कंपोनेंट कितना है, अब जब पैरेलल y वाला कंपोनेंट हो गया, तो y में उन्होंने 0.5 into 10 to the power 5 मीटर 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और टाइम आपको चाहिए 2 pi m by qb से निकाल, टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना 2 pi m by qb होता है, तो भाई q सर्कुलर मोशन के लिए मैंने बताया ना आपको 2 pi m इलेक्ट्रॉन, ये 2 pi m by qb 2 pi m by qb कर रहा हूं भाई, टाइम की जगह मैंने यहाँ पे बस मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा 2 pi m by qb, qb चार्ज 1.6 into 10 to the power -19, मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने दे रखी है 0.5 into 10 to the power -3, यहाँ से आपको पिच मिल जाएगी, देख लीजिए। उसके अलावा नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन अब तक कंप्लीट होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन भाई ऐसा भी दे रखा है उन्होंने बस उसमें भी आपको रेडियस निकालनी है, उन्होंने बोला था कि भाई बीम ऑफ प्रोटॉन से, मतलब कुल मिला के आपको मास की जगह प्रोटॉन का मास लिखना है, यानी व्हिच इज 1.67 into 10 to the power -27 kg, और चार्ज तो आपको वही रहेगा, यानी माइनस वगैरह नहीं लगाना चार्ज में, वो माइनस तो बस वो जैसे केमिस्ट्री में यूज होता है कि नेगेटिव पार्टिकल इसलिए आता है, बट यहाँ पे आपको बस उसका मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है चार्ज का। ओके, बस प्रोटॉन होगा तो मास की जगह मैंने जो बताया वो लिख देना, चार्ज उसका वही रहेगा प्रोटॉन की जगह, अगर प्रोटॉन आ जाए तो ठीक है। बाकी अल्फा पार्टिकल वगैरह, जैसे काफी पार्टिकल हम देखें ना, अल्फा पार्टिकल जैसे होता है जिसका चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम एटम की तरह होता है, यानी उसमें +4 का चार्ज होता है, प्रोटॉन के चार्ज के कितना होता है 4 गुना ई, अगर प्रोटॉन में अगर ई चार्ज है तो उसमें 4 गुना हो जाएगा 4e, और मास उसका डबल होता है टू द मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो खैर बहुत सारी बातें तो हैं, बट आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई रेडियस यहाँ पे, खैर अगर कभी वो पार्टिकल आ जाए तो यहाँ पे और क्या बोल रखा है, रेडियस हम निकाल लोगे mv by qb से यहाँ पे भी, लेकिन उसके लिए आपको उन्होंने ओवरऑल वेलोसिटी दे दी है, उसको उन्होंने उनको कंपोनेंट नहीं करे, उन्होंने अगर आपको एक ऐसी वेलोसिटी दे दी 4 into 10 to the power 5 समथिंग मीटर पर सेकंड दे रखी है, और ये आपको उन्होंने एंगल दे रखा है कि भाई उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल उन्होंने दे रखा है अपने को, वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, विद द वेलोसिटी इतना इतना एंगल 60 डिग्री टू द फील्ड। अब देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट हम निकाल लो, यहाँ पे उन्होंने आई कैप जे कैप में डायरेक्ट दे रखा था, यहाँ पे अगर पैरेलल कंपोनेंट चाहिए
और परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो v परपेंडिकुलर यहाँ पे v sin 60 हो जाएगा, हमने पढ़ा है ना। तो बस उसको यहाँ पे 4 × 10⁵, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या होता है sin 60, v sin 60 आ जाएगा ना यहाँ पे कंपोनेंट करोगे तो। एक को ना दो कंपोनेंट कर सकते हो ना, v sin 60, v का मैग्नीट्यूड इनटू sin 60 होता है √3/2। इसको सॉल्व कर लेना। v पैरेलल केस निकालोगे, इसमें v cos 60 आता है इधर वाले कंपोनेंट में, थीटा के पास वाला cos 60 होता है 1/2। वैसे दोनों कंपोनेंट मिल गए, दोनों कंपोनेंट की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहाँ पे यही वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आपका, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा ऐसा कुछ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना आपका, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड आपको समझनी है, उन्होंने आई में दे रखी है आपको मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्वेश्चन में इसको देख लेता हूँ एक बार, तो उन्होंने ऐसा कुछ बता नहीं रखा, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो आप जनरली यही फील होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या राइट वर्ड डायरेक्शन में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हम जनरली बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे बना दोगे जो मैग्नेटिक फील्ड के एक्चुअल में परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल ऐसे हो जाएगा। पैरेलल उसको आगे ले जा रहा हूं, मतलब पार्टिकल का पाथ ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर ऊपर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज नहीं करना कि भाई बाएं वाला आपको, यहाँ पे बाएं कुछ नहीं है, यहाँ पे बस यही आपको परपेंडिकुलर, तो रेडियस निकालने के लिए करोगे और पिच निकालने के लिए इसका यूज करोगे। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला दे रखी है, ठीक है, तो बस पिच भी निकाली, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन देख रहे हो इस तरीके से आते हैं, तो बस आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को देख लेना है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस